नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। हान मान, ये अधिकारी कितने शक्तिशाली हैं? लिन फैंग ने पूछा। वह सेना की क्षमता को समझना चाहता था। इसका सबसे अच्छा तरीका अधिकारियों की ताकत को समझना था। आम सैनिक सभी ची स्तर पर हैं। गार्ड ची स्तर के शिखर पर हैं। सार्जेंटों के लिए लिंग ची स्तर तक पहुंचना अनिवार्य है। लेफ्टिनेंटों के लिए तो यह और भी सख्त है, जिनके लिए कम से कम तीसरे लिंग ची स्तर तक पहुंचना आवश्यक है। गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों को छठे लिंग ची स्तर तक पहुंचना होगा, और जहां तक 3 अधिकारियों की बात है, उनमें से एक 8वें लिंग ची स्तर पर है और बाकी 2 9वें लिंग ची स्तर पर हैं। एक और कदम बढ़ाते ही वे जुबान ची स्तर पर पहुंच जाएंगे। वे बेहद शक्तिशाली हैं। हान मान ने लिन फैंग को इन बातों को विस्तार से समझाया। साधना जगत में, विशेषकर सेना में, शक्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। सैनिकों से बात करते समय शक्ति आवश्यक थी। केवल अपने सैन्य कौशल के भरोसे काम नहीं चलता था। अधीनस्थों को आदेश मनवाने के लिए शक्ति जरूरी थी। यहां तक कि युद्ध के मैदान में भी शक्ति के बिना मृत्यु का खतरा बहुत अधिक था। प्रेरणा और भय उत्पन्न करना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। लिन फैंग, बड़े भाई, हम चीशी सैनिक ही हैं जो अकेले खड़े हैं। भले ही हमारी संख्या सेना के अन्य हिस्सों जितनी ज्यादा ना हो, लेकिन हमारी औसत शक्ति अन्य सैनिकों से कहीं अधिक है। इसके अलावा चीशी सैनिकों का अधिकारी 9वें लिंग ची स्तर पर है। कहा जाता है कि वह जल्द ही जुबान ची स्तर में प्रवेश करने वाला है। कितना शानदार, हान मान ने आगे कहा। लिन फैंग समझ गया कि स्थिति ऐसी क्यों थी। चीशी सैनिक स्वयं लियू कांगलैन द्वारा गठित विशिष्ट सैनिक थे। उनका सेना में सबसे शक्तिशाली इकाई न होना असंभव था। उनके कवच अन्य सैनिकों से भिन्न थे। उन सभी के कवच काले और सुनहरे रंग के थे, जिससे उनकी रक्षा क्षमता बहुत बढ़ गई थी। इसके अलावा कवच में एक लाल चमक थी, जिससे सैनिक बेहद राजसी दिखते थे। यही कारण था कि हान मान और पो जून ने ये कवच पहना था। इससे लोगों में भय उत्पन्न होता था। एक नजर ही लोगों को डराने के लिए काफी थी, मानो कवच में चीशी की तीव्र और प्रचंड ऊर्जा समाहित हो। लिन फैंग, बड़े भाई, आप जनरल से लेफ्टिनेंट का पद देने का अनुरोध कर सकते हैं ताकि हम मिलकर दुश्मन से लड़ सकें। हान मान की आवाज उत्साह से भरी हुई थी। लिन फैंग दुश्मन से लड़ने आया था। अगर वे भाई बनकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सके तो निश्चित रूप से उनका हौसला और भी बढ़ जाएगा। लिन फैंग, उसी क्षण 5 लोग उनकी ओर बढ़ रहे थे। सबसे आगे लियू कांगलैन थी। जब हान मान और पो जून ने इन लोगों को देखा तो वे एकदम सीधे खड़े हो गए, थोड़ा झुके और सैन्य सलामी दी। महाराज, अधिकारी। हम। लियू कांगलैन ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हान मान, पो जून, आप दोनों जा सकते हैं। जी जनरल। हान मान और पो जून ने लिन फैंग की ओर देखते हुए अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। इसके तुरंत बाद वे चले गए। लिन फैंग, अंदर आओ, ये मेरे साथ हैं, लियू कांगलैन ने कहा। तुरंत बाद वह और चारों लोग तंबू में दाखिल हो गए। लिन फैंग उनके पीछे पीछे चल पड़ा। तंबू में लियू कांगलैन और बाकी 4 लोग अलग अलग जगहों पर बैठ गए और खड़े हुए लिन फैंग को घूरने लगे। लिन फैंग भी उन्हें घूर रहा था। लिन फैंग ने लियू कांगलैन के दोनों ओर खड़े 2 लोगों को देखा। एक ने काले और सुनहरे रंग का कवच पहना हुआ था और दूसरे ने सुनहरे रंग का कवच। बाकी 2 लोगों ने चांदी का कवच पहना हुआ था। इसके अलावा इन सभी लोगों के चेहरे पर तीक्ष्ण और राजसी भाव झलक रहे थे। वे शांति से बैठे थे, लेकिन लिन फैंग को ऐसा लग रहा था मानो चीशी सैनिकों की ऊर्जा वातावरण में व्याप्त हो। लिन फैंग, ये चीशी सेना के अधिकारी जियू चीशी हैं। ये मध्य अधिकारी रेन किंग कुंग हैं। ये बाएं अधिकारी फैंग यूहान है और ये दाएं अधिकारी लेई किंग तियान है। लियू कांगलैन ने इन लोगों का परिचय लिन फैंग से कराया। चीशी सेना के अधिकारी जियू चीशी ने चीशी कवच पहन रखा था। रेन किंग कुंग ने स्वर्ण कवच पहन रखा था। बाएं और दाएं अधिकारी फैंग यूहान और लेई किंग तियान ने रजत कवच पहन रखा था। लियू कांगलैन ने इन लोगों को सेना के विशाल हिस्सों का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। कुल मिलाकर 3 लाख सैनिक। उनकी शक्ति और प्रभाव आसमान तक पहुंचता था। लिन फैंग ने इन लोगों के सामने थोड़ा झुककर अभिवादन किया, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंकल लियू ने उसे इन सभी लोगों से क्यों मिलवाया था। लियू कांगलैन टहलने के लिए निकली थी और इन 4 लोगों के साथ वापस आई थी। ये स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया था और इसमें संयोग का कोई स्थान नहीं था। ये वही लिन फैंग है जिसके बारे में मैं आप सबको बता रहा था, जिसने फीफी का दिल जीत लिया है, मेरा होने वाला दामाद। लियू कांगलैन ने मुस्कुराते हुए चारों अधिकारियों से कहा। लिन फैंग अवाक रह गया। लियू कांगलैन ने अचानक आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी थी कि लियूफी और लिन फैंग के बीच घनिष्ठ संबंध है और वह उसका दामाद बनने वाला है। हालांकि लिन फैंग जानता था कि लियू कांगलैन, लियूफी और लिन फैंग की जोड़ी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे सिर्फ दोस्त थे। उनके बीच कोई अंतरंग संबंध नहीं था। लियू कांगलैन की बातों से लिन फैंग को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन चूंकि उसने इस तरह से बात की थी, इसलिए लिन फैंग उसका विरोध नहीं कर सका। उसके पास सहमति में सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि लियूफी को किस तरह का आदमी पसंद है। दाएं हाथ के अधिकारी लेई किंग तियान खड़े हुए और लिन फैंग की ओर कुछ कदम बढ़ाए और अचानक अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा सीधे लिन फैंग की ओर प्रवाहित हुई। उस ऊर्जा से खून और मौत की गंध आ रही थी। उस क्षण लिन फैंग को ऐसा लगा मानो उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षसी हत्यारा हो। उसके हाथ उसके शिकारों के अनगिनत खून से सने हुए थे। कितना भयानक! लिन फैंग स्तब्ध खड़ा रहा। वह प्रचंड ऊर्जा लोगों के दृढ़ संकल्प को प्रभावित कर सकती थी।
वह भयानक ऊर्जा अत्यंत दमनकारी थी। लिन फैंग ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक अधिकारी बनने के लिए उसने कितनी जानें ली होंगी। ऐसी शक्ति तो वाकई भयानक थी। लिन फैंग को शांत देखकर लेई किंगतियान उत्सुकता से देखने लगा। तुरंत ही वह लिन फैंग की ओर एक और कदम बढ़ा। अब वह लिन फैंग से लगभग 1 मीटर दूर था और उसकी खून से लथपथ आंखें लिन फैंग को घूर रही थीं। वह किसी दानव जैसा लग रहा था। लिन फैंग के चेहरे के भाव अब भी वैसे ही थे। वह शांत भाव से इन दोनों आंखों में देख रहा था। उसके दृढ़ संकल्प के कारण बाहरी चीजें उसे प्रभावित या भयभीत नहीं कर पाती थीं। लिन फैंग के शरीर से अचानक एक सघन और तीव्र युद्ध ऊर्जा निकली। यह अधिकारी की ऊर्जा जितनी भयानक तो नहीं थी, लेकिन बेहद ठंडी थी और इसमें मृत्यु की गंध थी। भले ही यह उसके सामने मौजूद शक्तिशाली ऊर्जा जितनी ताकतवर न हो, फिर भी लिन फैंग का यह कदम साहसी था। धमाका! लिन फैंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। हैरानी की बात यह थी कि वह पीछे नहीं हटे बल्कि आगे बढ़े। उस कदम के बाद लिन फैंग और लेई किंगतियान के बीच केवल 2 कदम का फासला रह गया था। दोनों ही उग्र और दृढ़ निश्चय दिख रहे थे। ची और जलती हुई युद्ध ऊर्जा हवा में टकराए। झटके से उत्पन्न हवा के कारण लिन फैंग के लंबे बाल लहरा रहे थे। वह पूरा दृश्य लगभग 10 सेकंड का ही था। फिर लेई किंगतियान की ऊर्जा धीरे धीरे गायब हो गई। उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान थी। बुरा नहीं है, तुम मुझसे दूर तो नहीं गए बल्कि और करीब आ गए। मुझे ये अच्छा लगा, लेई किंगतियान ने दिल खोलकर मुस्कुराते हुए कहा। उसने लिन फैंग के कंधों पर थपथपाया जिससे उसका शरीर कांप उठा। वह बेहद ताकतवर था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि फीफी उसे पसंद करती है। उसकी उम्र के हिसाब से 5वीं लिंगची परत से अधिक शक्ति होना वाकई बहुत अच्छी बात है। बाएं अधिकारी फैंग यूहान ने सिर हिलाते और मुस्कुराते हुए कहा। तंबू का माहौल अब बिल्कुल भी गंभीर और शांत नहीं था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह 6ठे लिंगची स्तर को पार कर चुका है ना? मध्य अधिकारी रेन किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन फैंग ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, अधिकारी रेन, आप सही हैं। तुम अभी 18 साल के भी नहीं हो। इतनी उच्च स्तर की साधना करना वाकई सराहनीय है। यहाँ हमारी मदद करने वाले तो बहुत ही कमजोर हैं। तुम्हारी प्रतिभा में असीमित संभावनाएं हैं। अफसोस की बात है कि तुम सेना में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाओगे। रेन किंग की आवाज में खेद झलक रहा था। प्रतिभाशाली युवा साधक सेना में नहीं रुकते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य साधना के मार्ग पर ज्ञान प्राप्त करना होता था। यहाँ तक कि जब वे सेना की ओर से लड़ते थे तब भी उनका उद्देश्य केवल व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना और बलवान बनना होता था। जीवन मरण के दांव पर लगी परिस्थितियां उन्हें बलवान बनने में सहायक होती थीं। ऐसे साधक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सेना छोड़ देते थे। लियू कांगलैन जैसे लोग दुर्लभ थे। सेनापति होने के नाते उन पर अनेकों जिम्मेदारियां और दायित्व थे। उनमें अद्भुत प्रतिभा थी और इन जिम्मेदारियों के बावजूद वे लगातार और भी मजबूत होते जा रहे थे। सेनापति बनना कोई साधारण प्रशिक्षण नहीं था, उसे अधिकारियों और सैनिकों के दिलों में जोश भरना पड़ता था। लिन फैंग की स्वाभाविक प्रतिभा लियू कांगलैन की प्रतिभा से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। जाहिर है वह सेना में नहीं रुकने वाला था। चारों अधिकारियों में से केवल जियूची शी ने एक शब्द भी नहीं कहा था। वह गंभीर और सम्मानजनक दिख रहे थे। उनके चेहरे के भाव मानो 1000 वर्षों से स्थिर थे। ठीक है, आप लोग अपने अपने पदों पर वापस जा सकते हैं। ची शी, तुम यहीं रुक सकते हो, लियू कांग ने उदासीनता से कहा। तीनों अधिकारियों ने सिर हिलाया और तंबू से बाहर निकल गए। लिन फैंग, अब तक चुप रहे, जियूची शी ने चिल्लाकर कहा। लिन फैंग ने अपना सिर उठाया और जियूची शी की ओर देखा। उसे लगा कि वह आदमी उसे कुछ बताना चाहता है। लिन फैंग, चीशी सेना में मेरे अलावा एक अधिकारी के रूप में 3 गैर कमीशन अधिकारी, 30 लेफ्टिनेंट, 300 सार्जेंट और 3000 गार्ड हैं। कुल मिलाकर चीशी के 28,521 बख्तरबंद घोड़े हैं। हमारे सभी सैनिक कुलीन योद्धा हैं। हमारी रणनीति है कि हम 10 के मुकाबले 1 से लड़ें। भले ही हमारे पास अन्य गुटों की तुलना में कम सैनिक हो, लेकिन अगर हम हमला करते हैं तो हम जीतेंगे। जियूची शी ने शांत और गंभीर स्वर में कहा। उनके शब्द मार्मिक थे। इसके अलावा आश्चर्यजनक रूप से उन्हें चीशी के घोड़ों की सही संख्या बिल्कुल याद थी। यह अविश्वसनीय था कि उन्हें सटीक संख्या पता थी, क्योंकि युद्धों के दौरान वे किसी भी क्षण मर सकते हैं, इसलिए सटीक आंकड़े जुटाना मुश्किल होता है। आमतौर पर लोगों को केवल एक सामान्य अनुमान होता है। लिन फैंग, क्या तुम्हें ये याद रहेगा? जियूची शी ने कहा, जिससे लिन फैंग चौंक गया। आखिर जियूची शी क्यों चाहता था कि लिन फैंग इसे याद रखे? लेकिन लिन फैंग ने फिर भी सिर हिलाकर कहा, मैं करूंगा। तो यह अच्छी बात है। लिन फैंग, चीशी सेना का हर एक सदस्य एक कुलीन सैनिक है। हर लड़ाई के बाद याद रखना कि हमने कितने लोगों को खोया है। तब मुझे पता चलेगा कि हमारे कितने भाई शहीद हुए हैं। हर मृत्यु के साथ मेरा दुख और भी बढ़ता जाएगा। इसलिए अगली बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और मरने वाले अपने भाइयों की संख्या को काफी कम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जियूची शी दिल से बोल रहे थे। लिन फैंग उनका बहुत सम्मान करते थे। जियूची शी निसंदेह एक उत्कृष्ट अधिकारी थे जो अपने सैनिकों के लिए भाई समान थे, इसलिए वह उन सभी को याद रखते थे। सुबह सुबह घने कोहरे में बिगुल की आवाज गूंज उठी और सैन्य परिसर में मौजूद हर कोई उसे सुन सकता था। एक तंबू में लिन फैंग मौजूद था और उसने लाल रंग का कवच पहन रखा था, जो ताजे खून के रंग का था। उसने अपना सिर उठाया और क्षितिज की ओर देखा। उसने मन ही मन कहा, वे आखिरकार आ ही गए। आधी रात को उन्हें सूचना मिली कि मुयुए देश की सेना 50 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी है, लेकिन वे हमला नहीं कर रहे हैं। वे बस एक शिविर स्थापित कर रहे हैं। जुयू देश की सेना सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने पहरेदार तैनात कर रखे थे जो मुयू देश की सेना द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। बिगुल की आवाज और उसके बाद युद्ध के ढोल की ध्वनि संभवतः युद्ध की शुरुआत का संकेत थी।
शोर लगातार जारी था, लेकिन शिविर के अंदर जरा भी अफरा तफरी नहीं थी, बल्कि हर कोई बेहद व्यवस्थित था। लड़ाई किसी भी क्षण शुरू हो सकती थी, इसलिए सैनिकों के लिए घबराना नामुमकिन था। लिन फैंग के तंबू में कुछ आकृतियां दिखाई दी। सभी ने लाल कवच पहन रखा था। उनके चेहरे हेलमेट से ढके हुए थे, लेकिन लिन फैंग की ओर देखते समय उनके भाव तीखे थे। मेरे पीछे आओ, लिन फैंग ने उदासीनता से कहा। तुरंत ही वह तंबू से बाहर निकला और अपने ड्रैगन बछड़े पर सवार हो गया। बाकी लोग भी शांति से अपने चीशी कवचधारी घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे चल दिए। चीशी के बाकी सैनिकों ने लिन फैंग और उसके पीछे चल रहे लोगों को देखा। लगभग 40 लोग थे। उनके कवच अन्य सैनिकों के कवच से भी कहीं अधिक गहरे लाल रंग के थे, इतने गहरे कि आंखों में चकाचौंध हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सुबह की धूप खून के पोखर पर पड़ रही हो। 40 लोग सेना में एक पूरी टुकड़ी बनाने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। सेना में साजन 100 लोगों को नियंत्रित करते थे। लिन फैंग और बाकी लोग पूरी रफ्तार से उनके पास से घोड़े दौड़ाते हुए निकल गए। कुछ ही देर बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां दोनों सैन्य गुट आमने सामने थे। लिन फैंग के सामने सैनिकों का एक विशाल काला सागर था जो घातक ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे थे। वे मो युए देश के सैनिक थे। इससे पहले लिन फैंग ने अपने पिछले जीवन में टेलीविजन पर देखने के अलावा कभी युद्धक्षेत्र नहीं देखा था। जब उसने इसे देखा तो उसके दिल में तीव्र भावनाएं उमड़ आईं। इन सभी सैनिकों के बीच एक व्यक्ति रेत के एक कण के समान था। यदि ये लाखों लोग धनुष का इस्तेमाल करें तो वे एक ही प्रतिद्वंद्वी को पलक झपकते ही मार सकते हैं, भले ही वह जुबान की हुई परत तक पहुंच गया हो। युद्ध क्षेत्र में अत्यंत शक्तिशाली साधक दुर्लभ थे, इसलिए व्यक्तिगत शक्ति पर निर्भर रहना बहुत कठिन था। इसीलिए पुराने समय में लियू कांगलैन ने शत्रु सेना के उस नेता का सिर काट दिया था जो आदेश दे रहा था। जू यू देश की सेनाओं में बाएं, दाएं और मध्य भाग की टुकड़ियां एकदम सही संरचना में थीं, जबकि चीशी की सेनाएं पूरी सेना में बिखरी हुई थीं। दुवान तियानलैंग के पीछे आने वाली इंपीरियल सिटी की सेनाएं मध्य सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं। लियू कांगलैन, जियू चीशी और रेनकिन कून सेना के सबसे आगे थे। भाई लियू, दुश्मन आ रहे हैं और वे बेहद ताकतवर लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास 5 लाख से भी ज्यादा सैनिक हैं। हम उनका सामना कैसे करेंगे? दुवान तियानलैंग ने लियू कांगलैन की ओर घोड़े दौड़ाते हुए बेपरवाही से पूछा। दुवान तियानलांग, क्या तुम्हें लगता है कि मो युए का राजकुमार हम पर सीधा हमला करेगा? लियू कांगलैन ने सिर घुमाकर दुवान तियानलांग की ओर देखते हुए कहा। उसकी आवाज ठंडी और उदासीन थी। जब दो सेनाएं आमने सामने हो तो संख्यात्मक रूप से अधिक होने पर भी उनके लिए सीधा हमला करना असंभव था। युद्ध में जान की बाजी लगती है और जीतने पर भी परिणाम दुखद ही होता है। मो युए की प्रतिष्ठा को देखते हुए उनके लिए ऐसा हमला करना नामुमकिन था। भाई लियू, आप युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन को अच्छी तरह समझ लेते हैं। मैं इसकी सराहना करता हूं, दुवान तियानलैंग ने उदासीन मुस्कान के साथ कहा। बात बस इतनी है कि संभावनाएं बहुत सारी हैं। राजकुमारी का क्या होगा? वह अभी सैनिकों के बीच है। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मुझे लगता है कि आपको जल्द से जल्द जीत हासिल करने का कोई उपाय ढूंढना चाहिए। राजकुमारी तुम्हारे साथ आए हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना तुम्हारा कर्तव्य है, लियू कांगलैन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। सेना सुबह से शाम तक आमने सामने की लड़ाई में उलझी रहने वाली थी और दान तियानलैंग लियू कांगलैन से जल्द जीत हासिल करने का उपाय ढूंढने को कह रहा था। वह न केवल उसे युद्ध की जिम्मेदारी सौंप रहा था, बल्कि राजकुमारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी पर डाल रहा था। यह तो सरासर बेतुका था। भाई, तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो? यह इलाका तुम्हारा है, मैं मेहमान हूँ। इस लिहाज से राजकुमारी की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। जाहिर है, अगर तुम्हें इसकी परवाह नहीं है तो याद रखना कि तुमने राजकुमारी के निजी अंगरक्षकों को हटा दिया है। दुवान तियानलैंग ने लिन फैंग को देखते हुए ठंडे लहजे में कहा। दुवान तियानलांग, तुम दुश्मन सेना का सामना कर रहे हो और हैरानी की बात है कि अब भी तुम्हें उबाऊ बातें करने का मन कर रहा है और तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाने से इनकार कर रहे हो। लिन फैंग ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाते हुए कहा। कवच के नीचे उसके चेहरे पर तीक्ष्ण भाव थे। फिर उसने कहा, अगर राजकुमारी को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन क्या तुम अपनी जिम्मेदारियों को भूल रहे हो? जब उसकी बात समाप्त हुई तो लिन फैंग ने दुवान तियानलैंग के जवाब का इंतजार नहीं किया और तुरंत अपने घोड़े को दुवान शिनये की ओर सर पर दौड़ा दिया। उस समय दुवान शिनये ने भी कवच पहन रखा था, लेकिन उसके हेलमेट से उसकी खूबसूरत आंखें छिपी नहीं थीं। देखने के लिए आंखों के लिए एक छेद बना हुआ था। लिन फैंग के पीछे चमकीले लाल कवच पहने लोगों का एक समूह था। उनके चेहरे पूरी तरह ढके हुए थे, सिवाय उनकी आंखों के जो बेहद तीखी और क्रूर लग रही थीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युए तियानचेन ने पूछा, जो दूसरी तरफ दुवान शिन्या की रक्षा कर रहा था। लिन फैंग को देखते ही उसका चेहरा सतर्क और ठंडा हो गया। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लिन फैंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। फिर उसने दुवान शिन्ये को एक हेलमेट देते हुए कहा, राजकुमारी, ये हेलमेट आपके चेहरे की रक्षा करेगा। आपके लिए इसे पहनना बेहतर होगा। ठीक है, धन्यवाद, दुवान शिन्ये ने हेलमेट को अपने सिर पर पहनते हुए कहा। अचानक हमले की स्थिति में यह हेलमेट उसके लिए बहुत सुरक्षित रहेगा। लिन फैंग, तुम मेरे निजी अंगरक्षक हो, यही रहो और मेरी रक्षा करो, दुवान शिन्ये ने अपने चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान के साथ कहा। खतरे की स्थिति में उसका चेहरा सुरक्षित रहेगा। उस समय उसने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए केवल उसकी खूबसूरत आंखें ही दिखाई दे रही थीं। अपने घोड़े की पीठ पर वह राजसी और वीर भाव से परिपूर्ण लग रही थी। लिन फैंग आश्चर्यचकित हुआ और तुरंत सिर हिलाकर बोला, ठीक है। युए तियानचेन ने बर्फीले भाव से लिन फैंग को घूरा, लेकिन लिन फैंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया और असीम दूरी की ओर देखता रहा। अचानक शत्रु सेना प्रकट हुई। शत्रु सेना में कई लोग घोड़ों पर सवार थे। धूल का गुबार आसमान में छा गया।
वे जू यू की सेना से लगभग 1 किलोमीटर दूर थे जब वे रुक गए। हम मो युए देश के काले रक्षक हैं। 36 लोग, कौन हमसे लड़ने की हिम्मत करेगा? एक बुलंद और गहरी आवाज ने कहा। मो युए देश के काले रक्षक जुए युए के चीशी सैनिकों की तरह थे। वे कुलीन सैनिक थे। जब जियू चीशी ने उन्हें देखा तो वह शांत दिखे और उदासीन स्वर में बोले, लड़ाई मत करो। चीशी सैनिकों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उनमें कोई विशेष भावना नहीं थी। आदेश उनके लिए पहाड़ की तरह थे। वे केवल आदेशों का पालन करते थे और कभी भी अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से विचलित नहीं होते थे। लड़ाई नहीं होगी, दुवान तियानलैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसने सिर उठाकर घमंड से कहा, चीशी सेना जू यू देश की कुलीन सेना है और आज हम युद्ध में हैं। हैरानी की बात है कि आपने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे। आप सैनिकों का मनोबल क्यों गिरा रहे हैं? आपका मकसद क्या है? दुवान तियानलांग, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो अपनी सेना भेजो। जियू चीशी ने दुवान तियानलांग की ओर देखते हुए ठंडे लहजे में जवाब दिया। काले रंग के सभी रक्षक उत्कृष्ट थे, उनमें से एक भी कमजोर नहीं था। उनके शरीर से शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे कुलीन सैनिक थे। तो ये है चीशी की सेना। कितने बदमाश है ये! भले ही मैं कुशल न हूं, फिर भी पीछे नहीं हटूंगा। दुवान तियानलांग ने इतनी जोर से चिल्लाया कि सब सुन सके। पलक झपकते ही दुवान तियानलांग ने अपनी सारी सेना को आगे बढ़ा दिया। हर दिन चीशी की सेना उसे और भी निराश कर रही थी। पहले तो उन्होंने उसके लिए शहर का द्वार नहीं खोला और उस समय तो लड़ने की हिम्मत भी नहीं की। लियू कांगलैन अपने उपनाम दिव्य तीर के लायक नहीं था। सेलेस्टियल अकादमी के लोगों में से कौन लड़ने को तैयार है? मैं 35 कुलीन सैनिकों को भेज सकता हूं और आप लोग युद्ध का नेतृत्व कर सकते हैं। दुआन तियानलैंग ने सेलेस्टियल अकादमी के छात्रों की ओर घोड़े दौड़ाते हुए कहा। बेशक, अगर आप में से कोई भी लड़ना नहीं चाहता तो मैं शिव युए के पवित्र प्रांगण से किसी को भेज दूंगा। मैं लड़ना चाहता हूं, उसी क्षण सेलेस्टियल अकादमी के लोगों में से किसी ने कहा। एक युवक बाहर आया और उसके शरीर से ऊर्जा का संचार हो रहा था। ठीक है, शिव युए के पवित्र प्रांगण और स्वर्गीय अकादमी के सभी छात्र शिव युए देश के उत्कृष्ट शिष्य हैं। 35 श्रेष्ठ शिष्य बाहर आओ और उस युवक के साथ युद्ध में शामिल हो जाओ। उन्हें दिखाओ कि हमारा देश कितना गौरवशाली और प्रतिष्ठित है। दुआन तियानलैंग ने वीरतापूर्वक कहा। ये काले पहरेदार कितने ताकतवर हैं? लिन फैंग ने सूक्ष्मता से सवाल किया। बादाओ ने धीमी आवाज में कहा, 36 लोग हैं, जिनमें से सबसे कमजोर तीसरे लिंगची स्तर पर हैं, 10 चौथे लिंगची स्तर पर हैं, 6 पांचवें लिंगची स्तर पर हैं, 2 छठे स्तर पर हैं और 1 सातवें स्तर पर है। लिन फैंग चकित रह गया। ये काले रक्षक बहुत शक्तिशाली थे। सबसे कमजोर भी तीसरे लिंगची स्तर के थे। ये बहुत शक्तिशाली थे। हैरानी की बात यह थी कि 7वें लिंगची स्तर का एक रक्षक भी था जो अकेले ही चीशी सैनिकों को हरा सकता था। जियू चीशी ने लड़ाई न करने का फैसला किया था, जाहिर है उसके पास कोई ठोस कारण था। मो युए देश ने सीधे तौर पर सैनिकों की ऐसी विशिष्ट टुकड़ी भेजी थी। ये युद्ध की एक रणनीति थी। उसी क्षण 36 लोग पहले ही जा रहे थे। लिन फैंग ने सेलेस्टियल अकादमी के छात्रों द्वारा उत्सर्जित ची को देखा और कहा, तुम लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते, तुम सब मर जाओगे। एक युवक ने भौहें चढ़ाते हुए लिन फैंग की ओर देखा और कहा। फिर उसने तुरंत जवाब दिया, लिन फैंग, हम दोनों सैन्य छात्र हैं। मुझे लगा था कि तुम भी मेरी तरह जोशीले होगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम डरपोक होगे। जब उसने बोलना समाप्त किया तो वही युवक तुरंत काले पहरेदारों की ओर घोड़े दौड़ा। जब इन काले रक्षकों ने जू यू लोगों को आते देखा तो उन्होंने अपने भले मजबूती से थाम लिए। जब जू यू साधक उनके सामने पहुंचे तो उन्होंने एक शक्तिशाली ची ऊर्जा छोड़ी और अपने भले हवा में अविश्वसनीय गति से फेंके। उस क्षण घोड़े बेतहाशा इधर उधर दौड़ रहे थे और हिनहिना रहे थे। भले अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके थे, 36 शिवयू साधकों के हृदयों तक। 36 बलवान और प्रसिद्ध शिवयू साधकों की अभी अभी हिंसक मृत्यु हुई थी। एक भला ही काफी था। लिन फैंग भावहीन दिख रहा था। उसने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। वह और क्या कर सकता था? 36 काले रक्षकों ने अपने भाले वापस ले लिए, अपनी पंक्ति में वापस आ गए और चिल्लाए, काले रक्षक जू यू चीजी सैनिकों को आमंत्रित करते हैं कि वे आए और लड़ें। जू यू की सेना चुपचाप काले रंग के पहरेदारों की उस पंक्ति को देख रही थी। वे आश्चर्यचकित थे। ये 36 काले रक्षक बेहद बलवान थे। ये काले रक्षक और उनके भाले गर्व से भरे हुए थे और जू यू की सेना से घृणा करते थे। वे अपने हथियारों को एक झटके में फेंककर लोगों को मार सकते थे। जब उन्होंने काले पहरेदारों का निमंत्रण सुना तो जू यू की सेना चुप रही। शानदार मौतें, वे सम्मान के पात्र हैं। सेलेस्टियल अकादमी के सभी छात्र काय नहीं हैं जो लड़ने का साहस नहीं रखते। दुआन तियानलैंग ने धीमी आवाज में कहा। फिर प्रेरणादायक स्वर में उन्होंने कहा, सेलेस्टियल अकादमी के प्रतिभाशाली छात्रों में से कौन अपने साथी छात्रों का बदला लेने के लिए आगे आने को तैयार है? काय जो लड़ने की हिम्मत नहीं करते। लिन फैंग स्पष्ट रूप से समझ गया था कि दुआन तियानलैंग किसके बारे में बात कर रहा था। हर कोई समझ गया था। जैसा कि आपने कहा, हम शत्रु के प्रति एक समान घृणा से बंधे हुए हैं। शिव युए का पवित्र प्रांगण और स्वर्गीय अकादमी भाईचारे से लड़ रहे हैं। मैंने सुना है कि आपका पुत्र दुआन हान एक असाधारण प्रतिभाशाली है। वह व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए युद्ध क्षेत्र में भी आया है। मैं दुआन हान को हमारे देश की प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे देश को अभी अभी अपमानित होना पड़ा है। लिन फैंग ने कहा। लिन फैंग के पीछे खड़े एक व्यक्ति ने बहुत जोर से कहा, दुआन हान को जाने दो और उसे वीरतापूर्ण कार्य पूरा करने दो। दुआन हान को जाने दो और उसे हीरो बनने दो। चीशी सैनिकों के बीच से एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। ये आवाजें दुआन हान के कानों में चुभ रही थीं। दुआन हान और उसके पिता लिन फैंग को घूर रहे थे। कितना क्रूर और धूर्त! वे अपने मूल बुरे और दुर्भावनापूर्ण इरादों को लगभग भूल ही गए थे।
अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि युद्ध के मैदान में मरना गौरवशाली और सम्माननीय मृत्यु है। दुवान हान काय नहीं है, वह अत्यंत शक्तिशाली है। वह डरकर लड़ाई से पीछे नहीं हटेगा। युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गौरवशाली और सम्माननीय है। इसलिए मैं दुवान हान को अपने देश के लिए लड़ने का निमंत्रण देता हूँ, लिन फैंग ने दृढ़ता से कहा। दुवान हान को लड़ने जाने दो, एक और आवाज बहुत तेज सुनाई दी। दुवान तियानलैंग लिन फैंग को घूर रहा था। वह कमीना उसे ऐसी स्थिति में डाल रहा था जिससे वह खुद को नहीं निकाल सकता था। अगर मैं लड़ना चाहता हूं तो मैं खुद फैसला कर सकता हूं, दूसरों पर इतना दबाव डालने का क्या मतलब है। दुवान हान ने लिन फैंग से इतनी जोर से चिल्लाकर कहा कि सभी लोग उसे साफ साफ सुन सकें। चुप रहो। जब दुवान हान ने अपनी बात समाप्त की तो लिन फैंग और भी जोर से चिल्लाया, तुम और तुम्हारे पिता सचमुच बेशर्म हो। मैंने तुम पर लड़ने के लिए दबाव डाला, तुम लड़ने की हिम्मत तक नहीं करते। शुरू से ही तुमने केवल सेलेस्टियल अकादमी के छात्रों को ही लड़ने के लिए भेजा है क्योंकि तुम चाहते हो कि वे सब मर जाएं। सभी सैनिकों की मौजूदगी में लिन फैंग अचानक दुवान तियानलैंग और उसके बेटे पर मौखिक रूप से हमला करने लगा। सभी लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन सेलेस्टियल अकादमी के छात्र जो पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, अचानक चौंक गए। उन्हें समझ आ गया कि दुवान तियानलैंग कितना शातिर और धूर्त है। लिन फैंग, क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? दुवान तियानलैंग ने बेहद क्रूर स्वर में कहा। वह पूरी सेना का मुख्य सेनापति था और लिन फैंग ने हैरानी से उसे अपमानित करने की हिम्मत की। मैं मुख्य कमांडर के अधिकार क्षेत्र में नहीं हूं, लिन फैंग ने ठंडे लहजे में कहा। दुवान तियानलैंग कुछ बोलना ही चाहते थे कि अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। दुवान तियानलैंग, मैंने तुम्हें शहर में इसलिए आने दिया था ताकि तुम दुश्मन से लड़ने में हमारी मदद करो, न कि यहाँ हंगामा मचाओ और बचकाना हरकतें करो। ये स्पष्ट रूप से लियुकांग लैंग की आवाज थी। तुरंत बाद उन्होंने लिन फैंग की ओर देखा और कहा, तुमने मुख्य कमांडर दुवान तियानलैंग का विरोध किया है और यह एक अपराध है। जाओ और लड़ो और अपने इस अपराध का प्रायश्चित सैन्य कौशल से करो। जी हाँ जनरल, लिन फैंग ने गंभीरता और सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। तुरंत बाद उन्होंने सामने देखा और अपने ड्रैगन बछड़े पर सवार होकर पूरी गति से दौड़ पड़े। उनके पीछे खून जैसे लाल कवच पहने 30 से अधिक योद्धा चल रहे थे। उनके चारों ओर धूल का बादल उठ रहा था। जब काले पहरेदारों ने लिन फैंग और अन्य लोगों को पास आते देखा तो उन्होंने भयानक गति से अपने भाले फेंके, जो हवा को चीरते हुए सीटी जैसी आवाज निकाल रहे थे। उनके भालों से शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। भालों के हवा को चीरने की आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। रोक दो, लिन फैंग ने उसी क्षण कहा। तुरंत ही उसके चारों ओर मौजूद सभी योद्धाओं ने तेज रोशनी बिखेरते हुए हथियार निकाले और भालों को काट गिराया। पसश पसश। भीड़ ने केवल इतना देखा कि लिन फैंग और अन्य सभी की ओर पूरी गति से बढ़ रहे ये भाले टूट गए थे और कुछ हवा में ही फट गए थे। क्या चल रहा है? सभी लोग हैरान रह गए। ये कैसे संभव था? भले ही लिन फैंग और उसके योद्धा विरोधियों से अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन उनके लिए उन भालों को इतनी आसानी से तोड़ना संभव नहीं था। कितने धारदार हथियार हैं। भीड़ लिन फैंग और अन्य योद्धाओं के हाथों में मौजूद हथियारों को देख रही थी। वे हथियार बेहद धारदार थे। जाओ। लिन फैंग के ऐसा कहते ही वे पूरी रफ्तार से विरोधियों की ओर दौड़ पड़े और पलक झपकते ही खून हवा में उछल पड़ा और मांस के कटने की आवाज के साथ घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज हवा में गूंज उठी। बादाओं की तलवार हवा में लहराए और प्रचंड तलवार ऊर्जा उत्सर्जित की। उसकी छठी लिंची स्तर की शक्ति का अर्थ था सभी काले रक्षकों के लिए मृत्यु। लिन फैंग की लंबी तलवार चकाचौंध कर रही थी जब उसने 7वें क्यू स्तर पर मौजूद काले रक्षकों के नेता पर हमला किया। उसकी तलवार चमक उठी और तुरंत ही वायुमंडल को भेदते हुए अत्यधिक मात्रा में घातक ऊर्जा उत्सर्जित करने लगी। पलक झपकते ही आधे से ज्यादा काले पहरेदार मारे गए और कई घायल हो गए। रोक दो। काले रक्षकों के सरदार ने लिन फैंग की तलवार को रोकते हुए अपना चेहरा पीला कर लिया। आखिर कब से चीशी की सेना में इतने शक्तिशाली साधकों की भर्ती होने लगी? अजय, लड़ाई के बीचों बीच काले पहरेदार अचानक पीछे मुड़ने लगे और पागलों की तरह अपने घोड़ों को पीछे हटने के लिए उकसाने लगे। पूरी जुयू सेना स्तब्ध रह गई। मार डालो, लिन फैंग ने कहा। सभी को बात समझ आ गई। उन्होंने अपने हथियार तैयार किए और काले पहरेदारों पर टूट पड़े और उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लिन फैंग अपने ड्रैगन बछड़े पर और अन्य लोग अपने चीशी बख्तरबंद घोड़ों पर सवार होकर बचे हुए काले पहरेदारों का पीछा करते रहे जो अभी भी भागने की कोशिश कर रहे थे। उसी क्षण एक बलवान और मजबूत आकृति अपने चीशी बख्तरबंद घोड़े से कूदी, जोर से दहाड़ी और जमीन पर पैर पटका। काले पहरेदारों के नीचे धरती में एक विशाल गड्ढा बन गया, जिससे वे सभी गड्ढे में गिर पड़े और भागने में असमर्थ हो गए। तोड़ना। काले पहरेदारों के सरदार ने अपना दूसरा भाला उठाया और उसे गड्ढे की दीवार में घुसा दिया। जोरदार गड़गड़ाहट हुई, जमीन कांप उठी। भाले के लगने से दीवार में एक छेद हो गया था। काले पहरेदारों का सरदार उस छेद से भागना चाहता था। वहां रहें। तुरंत ही लताएं प्रकट हुई और काले पहरेदारों के चारों ओर लिपट गईं, उनके शरीर को जकड़ लिया और उन्हें हिलने डुलने में असमर्थ बना दिया। अत्याचारी तलवार। हवा में एक मायावी तलवार प्रकट हुई जिसने तुरंत नीचे की ओर वार किया। कई काले पहरेदार घायल हो गए। पलक झपकते ही काले पहरेदारों में से केवल एक ही बचा रहा, 7वें लिंग क्यू स्तर पर उनका नेता। लड़ाई शुरू होने के बाद से अब तक केवल एक गहरी सांस लेने का ही समय बीता था। आहे, काले पहरेदारों के नेता ने चीख मारी। उसका भाला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। वह अपने घोड़े से कूदा और उसका शरीर हवा में उछल गया। लिन फैंग शांत और गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने दरअसल अपना हेलमेट दुवान शिनये को दे दिया था, इसलिए उन्होंने खुद हेलमेट नहीं पहना था। उनका सुंदर चेहरा साफ दिख रहा था और उनके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके शरीर ने उसके घोड़े को थोड़ा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तुरंत बाद वह हवा में उछल पड़ा। उस क्षण उसके शरीर के चारों ओर अथाह मात्रा में युद्ध ऊर्जा जल रही थी।
आकाश में एक मायावी काली तलवार प्रकट हुई, एक घातक लेकिन दिव्य तलवार। तुमने मेरे साथियों पर हमला किया, जो एक अपराध है, मुझे तुम्हें मारना ही होगा, लिन फैंग ने गंभीर और शांत स्वर में कहा। उसका शरीर हवा में स्थिर था। उसने गहरी सांस ली और उसकी घातक काली तलवार आसमान से नीचे गिरी। पसश। काली तलवार का मायाजाल आकाश से नीचे गिरा और काले रक्षक दल के नेता के शरीर को बीच से चीरते हुए 2 टुकड़ों में बन गया। उसे चीखने का भी समय नहीं मिला। वो चुपचाप 2 हिस्सों में कट गया। बूम 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 बूम। वह हमला इतना भयानक था कि हर किसी के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। हवा में तैरती एक मायावी तलवार ने काले पहरेदारों के नेता को 2 टुकड़ों में काट दिया था। कितना शक्तिशाली! इसके अलावा जिसने वह हमला किया था वह अभी भी एक युवक था। उसी क्षण वह सुंदर युवक अपने घोड़े पर सवार होकर शांतिपूर्वक सेना में लौट आया। पूरी सेना उसे देख रही थी और उसे करीब से देखने की व्याकुल कोशिश कर रही थी। वे उस युवक को और स्पष्ट रूप से देखना चाहते थे। वाह, आसमान कांप रहा था। चीशी सैनिकों के दिल जोश से भर गए थे। उन्हें इस तरह का एहसास हुए काफी समय हो गया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना युवा व्यक्ति उनके दिलों में ऐसी भावनाएं जगा सकता है। जियू चीशी ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, जनरल, मुझे उसमें आपकी छवि दिखाई देती है। लियू कांगलैन ने अपना सिर घुमाया और जियू चीशी की ओर देखकर मुस्कुराया। मैंने तुम्हें बहुत दिनों से मुस्कुराते हुए नहीं देखा, लियू कांगलैन ने कहा और फिर मुड़ गई। मो युए की सेना आश्चर्यजनक रूप से पीछे हट रही थी। वे सत्ता और प्रतिष्ठा के लिए आए थे, लेकिन लिन फैंग के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। मैं उसके जितना प्रतिभाशाली नहीं हूं, लियू कांगलैन ने दबे स्वर में जियू चीशी से कहा, जिससे जियू चीशी कांप उठा। तुरंत बाद वह फिर मुस्कुराया। लिन फैंग का हौसला कहीं अधिक था और उसमें स्वाभाविक प्रतिभा भी कहीं अधिक थी। हेलमेट उतारते ही लिन फैंग शांत भाव से दुवान शिनये के पास लौट आए। अपनी लंबी और कोमल उंगलियों से उसने अपने बालों को एक तरफ किया और लिन फैंग की ओर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ देखा। लिन फैंग मंत्रमुग्ध हो गई। उसकी मुस्कान सचमुच मनमोहक थी। केवल दुवान तियान लैंग और उनके बेटे के चेहरे पर भयानक भाव थे, खासकर दुवान हान के। पहले वह खुद को लिन फैंग से बेहतर समझता था, लेकिन उस समय वह लिन फैंग से कमजोर था और उसकी ताकत के स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर था। लिन फैंग, लियू कैंगलैन ने तेज आवाज में कहा। जनरल, लिन फैंग ने उत्तर दिया। अब आप लेफ्टिनेंट हैं। अब आप सेलेस्टियल स्वॉर्ड नामक अपनी चीशी इकाई के प्रभारी हैं और आप सीधे जियू चीशी के अधीन हैं। काले पहरेदारों का संहार करके और शत्रु सेना को पीछे हटने पर मजबूर करके लिन फैंग को सैन्य दृष्टि से बेहद सक्षम साबित करने वाले लियू कांगलैन ने उसे लेफ्टिनेंट का पद दे दिया। लिन फैंग ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था। अब किसी को कोई आपत्ति नहीं होने वाली थी। लिन फैंग कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता है। लिन फैंग घोड़े पर सवार होकर जियू चीशी की ओर बड़ा और आदरपूर्ण स्वर में बोला, अधिकारी लिन फैंग, तुम्हारा तंबू अभी भी उसी जगह पर है। अब तुम लेफ्टिनेंट हो, इसलिए चीशी की सेना में निश्चिंत रहो। सैनिकों के साथ तुम जो चाहो कर सकते हो। अगर कोई खतरा हो तो उसे अपने हिसाब से संभाल लेना, लेकिन तुम्हारा काम खत्म होते ही मुझे ये दोनों वापस चाहिए। अगर ये चले गए तो मैं 2 लेफ्टिनेंट खो दूंगा। जियू चीशी ने लिन फैंग के पीछे खड़े हान मान और पो जून की ओर इशारा करते हुए कहा। अधिकारी जी, क्या इसका मतलब है कि हम सेलेस्टियल स्वॉर्ड यूनिट में शामिल हो सकते हैं? हान मान ने उत्साह से कहा। अगर उसे लिन फैंग के साथ काम करने का मौका मिलता तो उसे अपने लेफ्टिनेंट पद की परवाह नहीं होती और वह लिन फैंग के आदेशों का पालन करता। नहीं, अब अपनी अपनी टुकड़ियों में लौट जाओ, जियू चीशी ने कहा। हान मान और पो जून ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, जी हाँ अधिकारी जी। इतना कहकर वे लिन फैंग की ओर देखकर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुराए और तुरंत अपनी अपनी टुकड़ियों में वापस चले गए। लिन फैंग, मुझे इन दोनों की अभी भी जरूरत है। देर सवेर ये तुम्हारे अधीन होंगे, जियू चीशी ने रहस्यमय लहजे में कहा। तुरंत बाद उन्होंने कहा, अब तुम जा सकते हो। ठीक है, लिन फैंग ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा और एक तरफ हट गया। लिन फैंग, उसी क्षण एक स्पष्ट और सुस्पष्ट आवाज सुनाई दी। लिन फैंग ने मुड़कर देखा तो डुआन शिनये उसे हाथ हिलाकर अभिवादन कर रही थी। आप लोग यही मेरा इंतजार कर सकते हैं, लिन फैंग ने बाद आओ और बाकी लोगों से कहा। तुरंत बाद वह राजकुमारी के पास गया और पूछा, क्या बात है? क्या कोई समस्या है? तभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम मेरे निजी अंगरक्षक हो। दुआन शिनये ने लिन फैंग की ओर मीठी मुस्कान देते हुए कहा। लिन फैंग को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। लिन फैंग, मेरे तंबू में मेरे साथ आओ। कियुकाओ हमारे लिए चाय बनाएगा और हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं, दुआन शिनये ने कहा। लिन फैंग चुप रहा। तुम्हारा मन नहीं है? ठीक है, फिर भूल जाओ, तुम जा सकती हो, लिन फैंग को चुप देखकर दुआन शिनये ने कहा। वह थोड़ी निराश लग रही थी, लेकिन मुस्कुराने की कोशिश भी की। लिन फैंग ने अपना घोड़ा मोड़ दिया। दुआन शिनये ने अपने होंठ चबाए और उसके दिल में कड़वाहट भर आई। आमतौर पर युवक ही उसका पीछा करते थे, लेकिन वह हमेशा उन्हें ठुकरा देती थी। शहर के सुंदर युवकों की तरफ तो वह देखती भी नहीं थी, लेकिन उस चंचल और बेफिक्र युवक लिन फैंग में उसकी दिलचस्पी जाग उठी थी। उसके मन में उसके लिए भावनाएं पैदा होने लगी थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर उसे आमंत्रित किया, लेकिन उसने भी उसे वैसे ही ठुकरा दिया जैसे उसने पहले सभी रईस युवकों को ठुकराया था। तुम लोग मेरे बिना ही तंबू में वापस जा सकते हो, लिन फैंग ने कहा, जो दुआन शिनये के कानों तक पहुंचा। तभी उसने उसे मुड़ते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक प्यारी और कोमल मुस्कान आ गई। उसका दुख खुशी में बदल गया। शुरू में लिन फैंग ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया, वह केवल अपने सैनिकों को वापस जाने का आदेश दे रहा था। राजकुमारी, लिन फैंग ने दुआन शिनये की ओर वापस जाते हुए कहा।
चल दर। जब घोड़ा सर पर दौड़ रहा था तब दुआन शिन ये के बाल हवा में लहरा रहे थे। उस समय कई लोग उसके पीछे चल रहे थे। लिन फैंग भी उसके साथ साथ चल रहा था और उसने ध्यान नहीं दिया कि कुछ लोग उस जोड़े को बुरी नजर से देख रहे थे। हम्फ, लियू कांगलैन के पास खड़े किसी व्यक्ति ने कराहते हुए कहा। लियू कांगलैन स्तब्ध रह गया। फिर उसने क्रोधित व्यक्ति की ओर देखा और कहा, फी, तुम्हें इस तरह की चीजों को ठीक से संभालना चाहिए। ठीक से क्या संभालना है? लियू फी ने दांत पीसते हुए कहा। तुरंत बाद वह चली गई। वह मन ही मन लिन फैंग को कोस रही थी। कितना घटिया आदमी है महाराज, ऐसा लगता है कि राजकुमारी दुआन शिनये को लिन फैंग में दिलचस्पी है। वो आगे चलकर फीफी की प्रतिद्वंदी बनेगी, जियू चिशी ने धीमी आवाज में कहा। ये बुजुर्ग लोग राजकुमारी पर थोड़ा नाराज थे। उन्होंने गौर किया कि दुआन शिनये अब लिन फैंग को वैसे नहीं देखती थी जैसे वह दूसरों को देखती थी। दुआन शिनये हमेशा लोगों को दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराकर अभिवादन करती थी, लेकिन जब वह लिन फैंग को देखकर मुस्कुराई तो वह मुस्कान उससे कहीं बढ़कर थी। वह कोमल, मधुर और स्नेहपूर्ण थी। प्रेम का पहला जागरण, जल के समान कोमल भावनाएं। लड़कियां ऐसी भावनाओं को छिपा नहीं सकती थी। हर कोई उन्हें उनके चेहरे के भावों में देख सकता था, ठीक लियूफी की तरह। लियू कांगलैन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, फिर चुपचाप जाते हुए साय को देखने लगा। साय ने कवच पहन रखा था, लेकिन वह ये नहीं भूला कि उसके नीचे वह अभी भी पवित्र और शुद्ध था। पहले की तरह वह चकित था। ... दुआन शिनये का तंबू सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था। यह आलीशान तो नहीं था, लेकिन साफ सुथरा था, जिससे मन को शांति मिलती थी और आराम महसूस होता था। उस समय लिन फैंग और दुआन शिनये एक लकड़ी की मेज के पास फर्श पर बैठे थे। राजकुमारी, मास्टर लिन, चाय तैयार है। क्यूकाव, दुआन शिनये और लिन फैंग के सामने पहुंची और उन्हें चाय पिलाई। लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए जल्दी से चाय का कप उठाया और कहा, लड़की, इस तरह की औपचारिकताओं में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। लिन फैंग को किसी और के द्वारा सेवा किए जाने की आदत नहीं थी। मास्टर लिन, आप राजकुमारी के अतिथि हैं, यह मेरा कर्तव्य है, नौकरानी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कुराते समय उसके गालों पर 2 डिंपल पड़ गए। वह बेहद प्यारी लग रही थी। वह बहुत छोटी थी, लगभग 15 वर्ष की। लिन फैंग सिर्फ मुस्कुरा रही थी, कुछ नहीं बोली। दरअसल क्यूकाव भी एक दासी थी। राजकुमारी के यहाँ काम करने का मौका मिलना उसके लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। इसके अलावा दुआन शिनये उसके साथ अच्छा व्यवहार करती हुई प्रतीत होती थी। क्यूकाव दुआन शिनये का सम्मान करती थी, लेकिन उससे डरती नहीं थी। दुआन शिनये बिल्कुल भी क्रूर स्वभाव की नहीं थी। राजकुमारी, युद्ध क्षेत्र इतना खतरनाक स्थान है, आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? लिन फैंग ने पूछा, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि दुआन शिनये वहाँ क्यों थी। राजकुमारी को युद्ध क्षेत्र में लाने का क्या मतलब था? मैंने राजमहल में बहुत समय बिता दिया है। मैं हर दिन एक ही घुटन भरी हवा में सांस ले रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ और देखना चाहिए और मैंने युद्ध के मैदान में बहादुर और साहसी सैनिकों को देखने का फैसला किया। दुआन शिनये ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा। बहुत से लोग राजमहल में रहने का सपना देखते थे, लेकिन जो लोग वास्तव में वहां रहते थे उन्हें लगता था कि यह एक जेल है और उन्हें बाहरी दुनिया देखने की जरूरत है। लिन फैंग, क्या तुम्हें वीणा पसंद है? दुआन शिनये ने अचानक पूछा। लिन फैंग ने हल्के से सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं तुम्हारे लिए वीणा बजाऊंगी। जब दुआन शिनये ने देखा कि लिन फैंग ने सिर हिलाया तो वह मुस्कुराई और उत्साहित हो गई। उसी क्षण क्यूकाव गई और एक प्राचीन वीणा उठा लाई। उसने मेज साफ की और वीणा को बेदाग मेज पर रख दिया। यह बहुत ही सुखद एहसास था। दुआन शिनये मुस्कुरा रही थी। उसने अपने दोनों हाथ वीणा पर रखे और धीरे धीरे बजाना शुरू कर दिया। लिन फैंग दुआन शिनये को निहार रही थी। वह बेहद खूबसूरत, शालीन और सुरुचिपूर्ण थी। कभी कभी वह अपना सिर उठाकर मुस्कुराती थी। उसकी मुस्कान बेहद मोहक थी। सामाजिक स्थिति चाहे जो भी हो, उसकी सुंदरता और शालीनता किसी भी आम आदमी को दीवाना बनाने के लिए काफी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर कुलीन युवक राजकुमारी से विवाह करने की आशा रखता था। इतनी सुंदर स्त्री जो राजकुमारी का दर्जा रखती थी और जिसके पास शक्तिशाली रक्तात्मा थी, वह अधिकांश पुरुषों को आकर्षित कर सकती थी। दुआन शिनये ने एक धुन बजाना शुरू किया, जिससे लिन फैंग को बांस के जंगल से बहती एक शांत धारा की कल्पना होने लगी। सितार वादन के पारखी लोग किसी व्यक्ति को सितार बजाते हुए सुनकर आसानी से उसके व्यक्तित्व और स्वभाव का अंदाजा लगा सकते थे। वह पहाड़ की धारा की तरह शांत थी, किसी शांत पहाड़ के बीच खिले हुए ऑर्किड फूल की तरह। लिन फैंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और शांति से मधुर संगीत सुनने लगा। वह बहुत खुश था। दुआन शिनये के साथ होने से उसे सावधान रहने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। वह निश्चिंत था। उसके हृदय में आनंद का संचार हो रहा था। दुआन शिनये बीच बीच में अपना सिर उठाकर लिन फैंग को देखती थी। जब वह देखती कि लिन फैंग अपनी आंखें बंद करके पूरी तरह से आराम की मुद्रा में है, तो उसके चेहरे की मुस्कान और भी प्यारी हो जाती थी। तंबू के अंदर का वातावरण शांत और सुकून भरा था। केवल वीणा की ध्वनि ही हवा में गूंज रही थी। लेकिन उसी क्षण संगीत सुनते हुए अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए लिन फैंग को अचानक एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी तरह से काली और भावहीन थीं। उसके आसपास की दुनिया धीमी हो गई थी और वह अब अपने अंधकार में संसार में था। बिना किसी संकोच के उसने एक खंजर उठाया और हवा में वार किया। कचा, उसकी कटार ने हवा में ही एक तीर को काट दिया, जो लिन फैंग के गाल के पास से गुजरा। तेज हवा तंबू से टकरा रही थी और उसके भारी पर्दों को उड़ा रही थी। तुरंत बाद एक परछाई मायावी सी हवा में कौंध गई। लिन फैंग को आने वाले खतरे का आभास हो गया। लिन फैंग ने अपनी कटार फिर से उठाई, क्योंकि उसे अपनी ओर आती हुई तलवार का आभास हुआ। लिन फैंग ने अपनी कटार उस मायावी आकृति की ओर बढ़ाई, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
पसश पसश। लिन फैंग का खंजर दुश्मन की छाती पर जा लगा, लेकिन जो बात उसे चौंका गई वह ये थी कि प्रतिद्वंद्वी ने अपने दाहिने हाथ से लिन फैंग के वार को रोका और अपने बाएं हाथ से लिन फैंग के पीछे खड़ी राजकुमारी की ओर एक बेहद तीखा तीर फेंका। पूरी घटना पलक झपकते ही घटित हो गई। विरोधी को अपनी जान की परवाह नहीं थी, फिर भी वे मरने से पहले राजकुमारी को जान से मारने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। एक हत्यारा। लिन फैंग का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके द्वारा फेंका गया प्रतिद्वंदी का तीर बहुत तेज था। वह लगभग अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका था और लिन फैंग उसे रोक नहीं पा रहा था। ... और अगर उसने इसे नहीं रोका तो राजकुमारी दुवान शिनये की निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। वह हत्यारा लिंगची की 5वीं परत पर था। वह तलवार बेहद क्रूर थी और हत्यारा राजकुमारी के जीवन के बदले अपना जीवन कुर्बान करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। 8 विनाशकारी प्रहार। बिना किसी झिझक के लिन फैंग ने अपने 8 विनाशकारी प्रहार चलाए, लेकिन इससे तीर केवल थोड़ा सा ही विचलित हुआ। मानो लिन फैंग ने इसका पूर्वाभास कर लिया हो। उसने बिजली की गति से अपना हाथ उठाया और तीर को रोकने के लिए अपनी ऊर्जा को आगे की ओर प्रक्षेपित किया। पश पश। लिन फैंग की ची ने तीर को बस थोड़ा सा ही छुआ, जिससे उसकी गति धीमी हुई, लेकिन तीर फिर भी उसे भेद गया। शिनये, बचो! लिन फैंग ने क्रोधित होकर चिल्लाया। लिन फैंग की तलवार अभी भी प्रतिद्वंद्वी की छाती में धंसी हुई थी। लिन फैंग ने हत्यारे के शरीर में तलवार की अपार ऊर्जा प्रवाहित की। हत्यारे की बेहद दर्दनाक मौत हुई। छी! लिन फैंग मुड़ा और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने बड़ी मुश्किल से तीर को मांस में घुसते देखा, लेकिन ये राजकुमारी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि कियुकाओ थी। कुछ क्षण पहले ही कियुकाओ ने दुवान शिनये की रक्षा करने के लिए खुद को उसके सामने फेंक दिया था। कियुकाओ! दुवान शिनये ने दर्द भरी चीख के साथ पुकारा। इसके बाद तंबू की छत में एक छेद दिखाई दिया और आकाश से लताएं उतरी, जिन्होंने दुवान शिनये के शरीर को पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। वह यही रहेगी! लिन फैंग चिल्लाया। वह हवा में उछला और अपनी लंबी तलवार से ची ऊर्जा का प्रहार किया। उसी समय आकाश से एक और आकृति गिरी। एक लंबी तलवार ने लिन फैंग की तलवार की शक्ति पर प्रहार किया और उसे नष्ट कर दिया। दुवान शिनये की आकृति पलक झपकते ही तंबू से गायब हो गई और लताओं द्वारा दूर ले जाई गई। लिन फैंग अचंभित रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कितना कुशल हमला था! इसके अलावा सबसे कमजोर व्यक्ति भी लिंगची के 5वें स्तर पर होता है। लिन फैंग अकेले उन सभी को रोक नहीं सकता था। लिन फैंग की तलवार से अचानक असीम ऊर्जा निकली और उसके बाद एक भयानक चीख सुनाई दी। प्रतिद्वंद्वी की तलवार की ऊर्जा पूरी तरह बिखर गई। लिन फैंग क्रोधित हो गया और उसने प्रतिद्वंद्वी पर एक घातक अचूक हमला कर दिया। धमाका! तलवार की शक्ति से तंबू के टुकड़े टुकड़े हो गए। लिन फैंग ने अपने आसपास देखा। वह गुस्से से आग बबूला था। जब लिन फैंग ने विरोधियों को भागने की कोशिश करते देखा तो वह तुरंत उनका पीछा करने के लिए हवा में उछल गया, लेकिन उसी क्षण एक मुगे ने उसके चेहरे पर प्रहार किया, जिससे वह पीछे की ओर गिर गया। मेरे रास्ते से हट जाओ! कवचधारी व्यक्ति को अपने रास्ते में खड़ा देखकर लिन फैंग ने अत्यंत जोर से चिल्लाया। चेहरे पर हुए उस जोरदार प्रहार से लिन फैंग पीछे धकेलकर तंबू में जा गिरा था। महारानी कैसी हैं? उस व्यक्ति ने तंबू की ओर देखते हुए पूछा। जब उस व्यक्ति ने देखा कि लिन फैंग कोई जवाब नहीं दे रहा है तो उसने आगे कहा, तुमने राजकुमारी के साथ क्या किया है? लिन फैंग को यह आभास हो गया था कि हत्यारे भागने ही वाले हैं। उसके पास बेकार की बातों के लिए समय नहीं था। वह आगे बढ़ा और अपनी तलवार लहराई। हम्फ! कवचधारी व्यक्ति ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा और चिल्लाया, तीर तैयार! उनकी बातचीत समाप्त होते ही अचानक कुछ आकृतियां दिखाई दी और उन्होंने अपने धनुष उठा लिए। वे सभी लिन फैंग पर निशाना साध रहे थे। उसी क्षण एक तीव्र शक्ति लिन फैंग की ओर बढ़ी। लिन फैंग के चेहरे के भाव बदल गए। वह समझ गया कि वह फंस गया है। वह जल्दी से पीछे हट गया और कवचधारी व्यक्ति से पूछा, क्या ये तुम थे? उस व्यक्ति ने लिन फैंग के सवाल को अनसुना कर दिया और बेहद ठंडी आवाज में चिल्लाकर कहा, तुमने राजकुमारी के साथ क्या किया है? पब फ्यूचर एड्स। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह आधे टूटे हुए तंबू की ओर बढ़ा। वहां उसने देखा कि केवल एक महिला का शव पड़ा था, लेकिन वह राजकुमारी नहीं बल्कि काओकियू का शव था। स्पष्टतः राजकुमारी अब वहां नहीं थी। राजकुमारी को सौंप दो! कवचधारी व्यक्ति चिल्लाया। उसके चेहरे के भाव बेहद तीखे थे। उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और उसी क्षण असंख्य परछाइयों ने अपने धनुषों की डोरी खींच ली और किसी भी क्षण लिन फैंग पर तीर चलाने के लिए तैयार हो गई। लिन फैंग अचानक मुस्कुराया और बेशर्मी से हंस पड़ा। उसकी गहरी और भावहीन आंखें उस व्यक्ति को घूर रही थीं और उसने बर्फीले स्वर में कहा, तुम न केवल राजकुमारी की हत्या की योजना बना रहे हो, बल्कि मुझ पर झूठे आरोप लगाकर मुझे मारना भी चाहते हो। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। उस व्यक्ति ने लिन फैंग को ठंडे और उदासीन भाव से घूरते हुए कहा। फिर उसने आगे कहा, राजकुमारी के जीवन और अपने जीवन का जिक्र एक ही वाक्य में करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। भले ही लियू कांगलैन ने तुम्हें लेफ्टिनेंट का पद दिया हो, लेकिन आज तुमने राजकुमारी के नौकर की हत्या की और राजकुमारी के अपहरण में मदद की। अगर तुम स्पष्टीकरण नहीं देते तो तुम्हारी यही मृत्यु हो जाएगी। लिन फैंग ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। वह बातों को स्पष्ट रूप से कैसे समझा सकता था? जिस समय राजकुमारी का अपहरण हो रहा था वे सभी तंबू के पास ही इंतजार कर रहे थे। अपहरणकर्ताओं को भागते हुए वे कैसे नहीं देख पाए? इसके अलावा जिस समय लिन फैंग अपहरणकर्ताओं का पीछा कर रहा था उन्होंने उसे रोक लिया और उसका पीछा करना बंद करवा दिया। जाहिर है उन्होंने ये सब पहले से ही योजना बना रखा था, क्योंकि वे लिन फैंग की जान लेना चाहते थे। लिन फैंग द्वारा राजकुमारी की नौकरानी की हत्या करने और राजकुमारी का अपहरण करने की बात सैनिकों के बीच बहुत तेजी से फैल गई। भारी संख्या में लोग राजकुमारी के क्षतिग्रस्त तंबू की ओर बढ़ रहे थे। देखते ही देखते स्थिति अराजक हो गई। खबर सुनते ही दुआन तियान लैंग भी वहां पहुंच गया।
लिन फेंग, राजकुमारी तुम्हारे प्रति दयालु थी, तुम उनके निजी अंगरक्षक हो और आश्चर्य की बात है कि तुम ऐसा अपराध करने की हिम्मत करते हो। अब बताओ राजकुमारी कहाँ है? दुवान तियानलैंग ने लिन फेंग को घूरते हुए चिल्लाकर कहा। लिन फेंग कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका। अगर लिन फेंग कोई स्पष्टीकरण भी देता तो भी कोई उस पर विश्वास नहीं करने वाला था। दुवान तियानलैंग और अन्य लोग उसे पहले ही अपराधी घोषित कर चुके थे। जहां तक उनका सवाल था, लिन फेंग ही वह व्यक्ति था जिसने क्यूकाओ की हत्या की और राजकुमारी का अपहरण किया। उस समय लिन फेंग को यकीन नहीं था कि इसके लिए दुवान तियानलैंग जिम्मेदार था या सेना के भीतर का कोई और व्यक्ति। दुवान तियानलांग, क्या तुम ही इस सब के सूत्रधार नहीं हो? लिन फेंग ने ठंडे लहजे में कहा। अगर सच में दुवान तियानलांग ही इसका सूत्रधार था तो यह वाकई बेहद बेशर्मी थी। पहला तीर तो राजकुमारी दुवान शिनये पर ही चलाया गया था। अगर लिन फेंग ने उसे रोकने की पूरी कोशिश न की होती तो दुवान शिनये की जान चली जाती। जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक रुकोगे नहीं, दुवान तियानलैंग ने बर्फीले स्वर में चिल्लाते हुए कहा। फिर उसने तुरंत आगे कहा, मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ समय देता हूं। अगर तुमने राजकुमारी का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें सजा के तौर पर मार डालूंगा। अपनी बात खत्म करते ही उसने एक तेल का दीपक जलाया और उसके शरीर से एक घातक ऊर्जा निकली और वह लिन फेंग की ओर बढ़ा। लिन फेंग का चेहरा ठंडा और उदासीन था। उसकी आंखों में एक घातक चमक दिखाई दी। अगर दुवान तियानलैंग वाकई इस सब का सूत्रधार था तो यह एक अच्छा मौका था। लेकिन उसने उसे मौके पर ही क्यों नहीं मार डाला और उसे जवाब देने से पहले सोचने का समय क्यों नहीं दिया? यह थोड़ा सा समय ही लियू कांगलैन तक खबर फैलने और उसके लिए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने के लिए काफी था। लिन फेंग को दुवान तियानलैंग के इरादे समझ नहीं आए। हालांकि लिन फेंग ये निर्धारित नहीं कर सका कि राजकुमारी अभी भी जीवित है या नहीं। वह यहाँ समय बर्बाद करने के बजाय दुवान शिनये को ढूंढने जाना चाहता था। आखिरकार उसका अपहरण कर लिया गया था और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उसी की थी। हालांकि उसकी ओर आ रहे तीरों की संख्या और चारों ओर मौजूद बेहद शक्तिशाली सैनिकों को देखते हुए उसे बचाने के लिए दौड़ना मूर्खता होती। इस समय उसकी जान खतरे में थी। वह धीरे से मुड़ा और देखा कि तेल का दीपक जल्द ही बुझ जाएगा। धरती कांपने लगी। असंख्य घोड़े शिविर स्थल की ओर दौड़ पड़े। देखते ही देखते सैनिकों ने तंबू को चारों ओर से घेर लिया। दुवान तियानलैंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से काम कर सकते हो? उसी क्षण वातावरण में एक आवाज गूंजी। लियू कांगलैन अपने धनुष को पीठ पर लिए हुए हवा में प्रकट हुए। उनके पीछे चीशी सेना के अधिकारी जियो चीशी उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने तुरंत लिन फेंग के पास जाकर खड़े हो गए और बाकी सभी को नजरअंदाज कर दिया। लियू कांगलैन, लिन फेंग ने राजकुमारी के खिलाफ साजिश रची और उसकी रक्षा नहीं की। वह कहीं नहीं मिल रही है। तुम उसका साथ क्यों दे रही हो? तुम्हारे मन में कौन से बुरे इरादे हैं? दुवान तियानलैंग ने कहा। मुझे परवाह नहीं कि राजकुमारी का अपहरण किसने किया, लेकिन चूंकि बहुत कम समय बीता है इसलिए यह समय बर्बाद करने के बजाय शिविर के अंदर ही राजकुमारी की तलाश करना सबसे अच्छा उपाय होगा। वह शिविर से बाहर नहीं जा सकती थी। हालांकि आप अपने सभी सैनिकों को यहाँ ले आए हैं और अराजकता का माहौल बना दिया है और अफवाहें फैला दी हैं। इससे हमारी सेना के मनोबल पर क्या असर पड़ता है? क्या आप लिन फेंग को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? लियू कांगलैन की बातों से लिन फेंग हैरान रह गया। जैसा कि उम्मीद थी, लियू कांगलैन बहुत अनुभवी था और उसने साबित कर दिया कि वह स्थिति के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को अच्छी तरह समझता है। दुवान तियानलैंग एक कुलीन और मुख्य सेनापति थे। भला वे इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात को कैसे न समझ पाते? ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी बात लापता राजकुमारी की तुरंत खोज करना था, न कि अपनी सेना का इस्तेमाल करके लिन फेंग को फंसाकर उसे दंडित करना। ऐसा लगता है कि उन्होंने लिन फेंग को जो समय दिया था उसका संबंध लियू कांगलैन से था। मैं ये बात अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मैंने उसे तेल का दीपक जलने जितना समय दे दिया है, फिर भी लिन फेंग हमें राजकुमारी का पता नहीं बता पा रहा है। लियू कांगलैन, तुम एक सेनापति हो। लिन फेंग को दंडित करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन इसके बजाय तुम एक अपराधी का साथ दे रहे हो। अगर तुम रास्ते से नहीं हटते तो दया न दिखाने के लिए मुझे दोष मत देना। दुवान तियानलैंग ने शांत और सम्मानजनक स्वर में कहा, मानो वह लियू कांगलैन के प्रति मित्रतापूर्ण भावना रखता हो और उससे लड़ना नहीं चाहता हो। लियू कांगलैन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, तुम्हें यहाँ हमारे साझा दुश्मन से लड़ने के लिए बुलाना एक बहुत बड़ी गलती थी। दुवान तियानलांग, तुम गद्दार हो। चीशी बख्तरबंद घुड़सवार सेना, क्या तुम वहां हो? लियू कांगलैन ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा। हम हैं। अचानक चीशी बख्तरबंद घुड़सवार सेना की गर्जना से वातावरण गूंज उठा। चीशी के घोड़े हिनहिनाए और वातावरण में एक घातक ऊर्जा भर गई। दुवान तियानलैंग की सेना अव्यवस्थित थी और उनका मनोबल अस्थिर था। लियू कांगलैन, राजकुमारी का अपहरण करने वाले अपराधी लिन फेंग के साथ मिलीभगत कर रही है। वह स्पष्ट रूप से गद्दार है। कानून के अनुसार दोनों को मौत की सजा मिलनी चाहिए, उन्हें मार डालो। फिर दुवान तियानलैंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, अपने तीर चलाओ। जब दुवान तियानलैंग ने बोलना समाप्त किया तो तीरों का एक अंतहीन सागर हवा में फैलकर लियू कांगलैन और लिन फेंग की ओर बढ़ गया। दुवान तियानलैंग ने वास्तव में अपनी सेना को उन्हें मारने का आदेश दे दिया था। इन सबको मार डालो। जियो चीशी ने चिल्लाते हुए सेना की ओर घोड़े दौड़ाए और अपने धनुष से शक्तिशाली तीर बरसाए। तुरंत ही सैनिक दर्द से चीखने लगे। ये चीखें चीशी की बख्तरबंद घुड़सवार सेना द्वारा घेर लिए गए सैनिकों की थीं। चीशी की बख्तरबंद घुड़सवार सेना उन सैनिकों का निर्दयता से संहार कर रही थी। दुवान तियानलैंग ने जनरल लियू कांगलैन को जान से मारने की कोशिश की थी। चीशी की बख्तरबंद घुड़सवार सेना गुस्से से भड़क उठी। चीशी की सेना ने दुवान तियानलैंग के कई सैनिकों को मार गिराया था। दुवान तियानलैंग बेहद क्रोधित था। पलक झपकते ही गृहयुद्ध शुरू हो गया। सभी लोग निर्मम हत्या के इरादे से भरे हुए थे। आखिर हो क्या रहा था? ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो सकती थी?
ये सब लिन फैंग की वजह से हुआ। अब स्थिति पर किसी का नियंत्रण नहीं था। एक ही सेना के सैनिक आपस में लड़ रहे थे और मारे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो लिन फैंग के राजकुमारी के तंबू में प्रवेश करने के क्षण से ही सब कुछ पहले से तय था, मानो उसी क्षण से उनका विनाश निश्चित था। दूर से बिगुल की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन जू यू की अधिकांश टुकड़ियां उसे मुश्किल से ही सुन पा रही थी। उसी क्षण लियू कांग लैन और लिन फैंग के चेहरे एकदम पीले पड़ गए। उस बिगुल की आवाज में सबसे डरावनी बात यह थी कि वह मो युए देश की सेना की ओर से आ रही थी, जो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। दुवान तियानलांग, अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दो। लियू कांग लैन ने चिल्लाते हुए अपना हाथ बढ़ाया और अपने सामने एक तीर तोड़ दिया। वह बहुत क्रोधित था। अगर मो युए देश की सेना ने हमला कर दिया होता तो वे लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि इससे उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ता। उस समय वह केवल यही आशा कर सकता था कि सैनिक आपस में लड़ना बंद कर दें और सेना मो युए देश पर ध्यान केंद्रित कर सके। पीछे हटना। लियू कांग लैन, तुम गद्दार हो और तुमने राजकुमारी की हत्या करने वाले के साथ साजिश रचने की कोशिश की। भले ही मैं इतना ताकतवर न हूं, मैं तुमसे आखिरी दम तक लड़ूंगा, दुवान तियानलैंग ने बर्फीले स्वर में कहा। लियू कांग लैन की पीठ से ठंडा पसीना टपक रहा था। दुवान तियानलैंग पूरी तरह से निर्लज था, वह हजारों लोगों को मरने देने के लिए तैयार था। लियू कांग लैन हवा में उछल पड़ा। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, शू यू देश की सभी सेनाएं, आपस में लड़ना बंद करो और असली दुश्मन से लड़ो, नहीं तो हम सब यही दफन हो जाएंगे। खुश, उसी क्षण हवा में एक सीटी की आवाज गूंज उठी। एक तीर पूरी गति से लियू कांग लैन की ओर आ रहा था। दुवान तियानलांग, गद्दार, लियू कांग लैन ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा। उसने हाथ उठाया और तीर को चूर चूर कर दिया। वह लिन फैंग को अपने साथ नीचे खींचते हुए चिल्लाया, शू युए की सभी सेनाएं, मेरा आदेश मानो। दुवान रेन सीमा की ओर पीछे हटो। लियू कांग लैन स्थिति से भलीभांति परिचित था। सेनाएं पहले से ही पूरी तरह से अव्यवस्थित थीं। वे अपने ऊपर हमला करने वाले दुश्मन का सामना करने में कभी सक्षम नहीं होंगी। चीशी की टुकड़ियों, आदेश सुनो। दुवान रेन सीमा की ओर पीछे हटो। जियू चीशी ने क्रोधित होकर चिल्लाया। घोड़े बेतहाशा दौड़ने लगे। उन्होंने लड़ाई जारी नहीं रखी और तुरंत दुवान रेन सीमा की ओर पीछे हट गए। हुश हुश हुश, भयानक सीटी की आवाजें हवा में गूंज उठीं। लियू कांग लैन ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। उसका चेहरा खून से पीला पड़ गया था। आकाश में विनाश बरसाने के लिए तीरों का एक बादल मंडरा रहा था। इतने अधिक तीर थे कि आकाश का कोई निशान ही नहीं दिख रहा था। पूरा इलाका तीरों से ढका हुआ था। पलक झपकते ही लियू कांग लैन ने देखा कि पूरा इलाका अंधेरा हो गया था और तीरों का बादल उनकी ओर गिर रहा था। चारों ओर शोक भरी चीखें और भयानक चिल्लाहटें गूंज रही थीं। वह क्षण शू यू देश के लिए प्रलय के दिन जैसा प्रतीत हो रहा था। लिन फैंग ने अपनी तलवार पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। वह देखने में बेहद चमकदार और तेजस्वी थी। जैसे ही तीर तलवार के संपर्क में आए, वे चूर चूर हो गए। पूरे 10 सांसों तक आकाश से तीर बरसते रहे। आकाश फिर से दिखाई देने लगा, लेकिन उस समय तक जू यू शिविर के तंबू पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे और अनगिनत लाशें जमीन पर पड़ी थीं। पीछे हटना, पीछे हटना। सैनिक पागल हो रहे थे। कई लोग पीछे हटने के लिए चिल्ला रहे थे। अगर वे दुवान रेन सीमा की ओर पीछे हट जाते तो शायद कुछ उम्मीद बाकी रहती। वूश वूश वूश, उद्धरण चिन्ह। आकाश फिर से काला हो गया। तीर आकाश में छा गए और फिर से उन पर गिरने लगे। पहले की तरह शिविर में लगातार भयानक चीखें गूंज रही थीं। उसी क्षण घोड़े पूरी रफ्तार से दौड़ रहे थे, जिससे जमीन कांप रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मौत जू यू की सेना की ओर बढ़ रही हो। मो यू के बख्तरबंद घोड़े 2 तीरों की बौछार के बाद ही उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े थे। लिन फैंग ने जमीन पर देखा और उसे अपने ड्रैगन कोल्ड घोड़े का खून दिखाई दिया। लिन फैंग ने अपनी तलवार पकड़ी और पीछे हटने के बजाय मो युए के कवचधारी घोड़ों की ओर बढ़ गया। मर जा। जब बख्तरबंद घोड़ों पर सवार सैनिकों ने देखा कि लिन फैंग पीछे नहीं हट रहा है, तो वे भले उठाते हुए जान से मारने के इरादे से उसकी ओर दौड़े। लिन फैंग की तलवार शांत, चमकदार और बर्फीली ठंडी थी। तलवार से निकलने वाली ठंडी और तेजस्वी धारा ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो वह पूरे देश को ढक सकती हो। उसकी ओर बढ़ते हुए घुड़सवार अचानक 2 टुकड़ों में बंट गए। ऊपरी हिस्सा हवा में उड़ रहा था और निचला हिस्सा घोड़ों पर ही टिका रहा। घातक तलवार। लिन फैंग का चेहरा एकदम ठंडा था। फिर उसकी भावहीन और गहरी आंखें दिखाई देने लगीं। लिन फैंग अपनी ओर दौड़ते दुश्मनों को लगातार मारता रहा। घुड़सवार सेना का नरसंहार हो रहा था। लिन फैंग लगातार आगे बढ़ता रहा और अपनी तलवार से दुश्मनों के बड़े बड़े समूहों पर हमला करता रहा। तलवार के एक ही वार से दर्जन भर दुश्मन मारे जाते, लेकिन उस समय लिन फैंग दुश्मन सैनिकों से पूरी तरह घिर चुका था। वे अब छोटे छोटे समूहों में पूरी गति से उसकी ओर नहीं बढ़ रहे थे। उन सभी ने अपनी भाले उसकी ओर उठा लिए। तुरंत बाद वे सभी लिन फैंग की ओर दौड़ पड़े। अगर वे सभी उस पर हमला करते तो लिन फैंग निश्चित रूप से मारा जाता। लिन फैंग की घातक तलवार से निकलने वाली भयानक शक्ति दुश्मनों को अपनी चपेट में ले रही थी, जिससे वे सभी अत्यधिक भयभीत हो गए। उन सभी के शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था। अकेली तलवार। लिन फैंग का शरीर पूरी गति से घूम रहा था और वह चारों दिशाओं में दुश्मनों पर हमला कर रहा था। उसकी तलवार के स्पर्श से हर व्यक्ति की बेहद दर्दनाक मौत हो जाती। एक ही वार में दर्जनों सैनिक मारे जा सकते थे। अपने शत्रुओं का आमने सामने सामना करते समय एक बहादुर और साहसी साधक हमेशा विजयी होगा। लिन फैंग हवा में उछला और घोड़े पर सवार हो गया। उसने वातावरण में ठंडी तीव्र ऊर्जा छोड़ी। पलक झपकते ही घोड़ा एकदम शांत हो गया। लिन फैंग ने उसकी लगाम काट दी और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ गया। उसकी तलवार से एक तेज रोशनी निकल रही थी। एक ही वार मौत का कारण बन सकता था। लिन फैंग एक अकेला घुड़सवार सैनिक था जो एक अजय युद्ध देवता की तरह दुश्मन सेना को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था।
दुआन रेन सीमा सैनिकों की तैनाती स्थल से मात्र 5 किलोमीटर दूर थी। हालांकि ये दूरी बहुत कम थी, फिर भी पूरा इलाका खून से लथपथ नरक में तब्दील हो चुका था। अनगिनत लाशें चारों ओर बिखरी पड़ी थीं। दुआन रेन सीमा के ऊपर 3000 तीरंदाज तैनात थे। वे सभी सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज थे। मोयुए सैनिकों को आते देख वे आसमान में तीरों की बौछार कर देते थे। दुआन रेन सीमा की ओर जाने वाला रास्ता संकरा था और उसमें कुछ ही लोग आ जा सकते थे। तीरों से बचने की कोशिश करने पर भी उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मोयुए सैनिकों ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन पर बरसते तीरों से कैसे बचा जाए। मोयुए सैनिकों के संकरे रास्ते में प्रवेश न करने का एक और कारण ये था कि वहां एक व्यक्ति मार्ग को अवरुद्ध कर रहा था। यदि वह व्यक्ति दर्रे की रखवाली करता तो 10,000 सैनिक भी आगे नहीं बढ़ पाते। वह व्यक्ति लियू कांगलैन दिव्य तीर था। जू युए सैनिकों के पास या तो उसके पीछे रहने का विकल्प था या दुआन रेन सीमा की चट्टानों पर चढ़कर दुश्मन की प्रतीक्षा करने का। यदि मो युए की सेना आ जाती तो लियू कांगलैन निश्चित रूप से उन्हें मार डालता। लियू कांगलैन के तीर कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकते थे और उनके तीर हमेशा घातक होते थे। क्षितिज पर जू यू की सेना का नरसंहार होते देख लियू कांगलैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में छुरा घोंपा जा रहा हो। लिन फेंग अपने नए घोड़े पर सवार होकर लियू कांगलैन के सामने पहुंचा। वह तुरंत नीचे उतरा और लियू कांगलैन के बगल में खड़ा हो गया। वह क्षितिज पर दिख रही अनगिनत मौतों को शांत भाव से देख रहा था। ये सभी सैनिक दुआन तियानलैंग की लिन फेंग के प्रति दुश्मनी के कारण मर रहे थे। दुआन तियानलैंग, लिन फेंग के मन में दुआन तियानलैंग के प्रति एक अनियंत्रित हत्या का भाव उमड़ रहा था। कुछ लाख जाने चली जाएंगी, दुआन तियानलैंग के लिए इसका क्या मतलब था? कुछ नहीं। दुआन तियानलैंग ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने शिविर में इतना बड़ा व्यवधान उत्पन्न किया और लड़ाई रोकने से इनकार कर दिया, जिससे मो युए देश को हमला करने का अवसर मिल गया। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता था कि मो युए अराजकता के बारे में जानती थी और उसी अवसर का लाभ उठाने आई थी। दुश्मन बड़ी संख्या में आ रहे थे, लेकिन हर बार दुआन रेन सीमा के प्रवेश द्वार पर लियू कांगलैन द्वारा उन्हें मार गिराया जाता था। पहाड़ियों की चोटी से सुरक्षित रहते हुए आगे बढ़ते दुश्मनों को मारना आसान था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो मो युए की सेना ने जू युए की अतिरिक्त सेना का सफाया कर दिया हो। चीशी के घोड़े दुआन रेन सीमा की ओर सरपट दौड़ रहे थे। हालांकि जैसे ही चीशी के बख्तरबंद घोड़े दुआन रेन सीमा के पास पहुंचे, वे सभी रुक गए। दुआन रेन सीमा जू यू देश से पहले का आखिरी पड़ाव था। यह वह आखिरी चौकी थी जहां जू यू देश अपनी रक्षा कर सकता था। मो यू देश इस बात को भली भांति जानता था। दुआन रेन सीमा की पहाड़ियों पर खड़े होकर वे आसानी से आगे बढ़ते दुश्मनों को मार सकते थे। ऊपर से वे न केवल आसानी से लोगों को मार सकते थे, बल्कि चीशी सैनिकों को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने का रास्ता भी दे सकते थे। ऊंची जगह से धनुष चलाने पर एक अकेला व्यक्ति 10 लोगों को मार सकता था। 100 दुश्मनों को मारना तो उनके लिए सामान्य बात थी। मो युए की सेना मूर्खतापूर्ण तरीके से दुआन रेन सीमा की ओर नहीं बढ़ने वाली थी, क्योंकि चट्टानों की चोटी पर बहुत सारे लोग चढ़ चुके थे। अगर वे आगे बढ़ना चाहते थे तो मो यू की सेना को दसियों हजार सैनिकों का बलिदान देना पड़ता, जो एक बहुत बड़ा नुकसान होता। लियू कांगलैन गुस्से से कांपते हुए विशाल मो युए सेना को देख रही थी। उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ रहा था। वह युद्ध पूरी तरह से जू यू सेना के संहार के बारे में था। जू यू सेना अब मो यू सेना का मुकाबला नहीं कर सकती थी। कुछ क्षण पहले जब वह दुआन रेन सीमा पर लौटा था, तब वहां केवल 1 लाख सैनिक बचे थे और उनमें से कई घायल थे। उस युद्ध में उनके लगभग सभी सैनिक मारे गए थे। आंतरिक अराजकता के दौरान मो युए की सेना ने तेजी से आगे बढ़ते हुए उन्हें प्रतिरोध का कोई मौका नहीं दिया। उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। भला वे 5 लाख सैनिकों की उस सेना का सामना कैसे कर सकते थे जो बिना तैयारी के हमला कर रही थी? पहले ही भारी संख्या में लोग मारे जा चुके थे। उसी क्षण रुके हुए सैनिकों के सामने एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। वह एक युवक था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी दोनों आंखें तेज और क्रूर थीं, जिन्हें देखकर लोग उसके सामने नतमस्तक होना चाहते थे। यह व्यक्ति शत्रु का राजकुमार था। जनरल डिवाइनेरो, युवक ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन लियू कांगलैन और अन्य लोगों के दिलों को छू गई। मोजी, लियू कांगलैन ने उस युवक को देखते हुए बर्फीले स्वर में कहा। जनरल डिवाइनेरो, आपने कई वर्षों तक दुआन रेन सीमा की रक्षा की है। यह एक महान सैन्य उपलब्धि है और आप एक महान व्यक्तित्व हैं। दुआन रेन सीमा को आज तक कोई पार नहीं कर पाया है। मैं, मो जी, हमेशा से आपका सम्मान करता आया हूँ। आज आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मो जी ने अपने घोड़े पर शांत भाव से बैठे हुए लियू कांगलैन की ओर देखते हुए थोड़ा झुककर सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने जू यू के जनरल का आदर किया। नरसंहारित सेना के सेनापति को सैन्य उपलब्धियों की कोई आवश्यकता नहीं होती। लियू कांगलैन दुखी स्वर में बोले। वे पहले ही लाखों सैनिकों को खो चुके थे और यह उनकी गलती थी। उनका हृदय अभी भी अपनी गलती के दर्द से भरा हुआ था। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम मेरे मो युए देश में आना चाहो तो मैं, मो जी, तुम्हारा स्वागत करूंगा और तुम्हें सेनापति का दर्जा भी दूंगा। मो जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा। हालांकि उनका पद ऊंचा था, वे सचमुच एक राजकुमार थे, फिर भी उनकी आवाज में जरा भी अहंकार नहीं था। उन्होंने लियू कांगलैन के सामने सिर झुकाया। क्या ये कोई बड़ी घटना नहीं थी? जीत तो जीत होती है, हार तो हार होती है। इस बारे में बात करने का क्या फायदा? लियू कांगलैन ने सिर हिलाते हुए कहा। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं मना करती हूँ। मैं तुम्हें एक व्यक्ति से मिलवाता हूँ और तुम समझ जाओगे, मो जी ने हाथ हिलाते हुए कहा। उसके बगल में किसी ने हलचल की और फिर कुछ आकृतियां दिखाई दी। उनमें एक सुंदर युवती थी जो एक लता में फंसी हुई थी। उसे बाकी लोगों के सामने लाया गया। राजकुमारी लिन फेंग और लियू कांगलैन पूरी तरह से हैरान रह गए, खासकर लिन फेंग। लिन फेंग के मन में एक विचार कौंधा।
क्या वह बंधक थी? ये कैसे हो सकता है? राजकुमारी मोजी के हाथों में कैसे हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि राजकुमारी का अपहरण करने वाला हत्यारा दुवान तियानलैंग नहीं बल्कि मोजी के नियंत्रण में काम करने वाले लोग हों? लेकिन दुवान तियानलान के सैनिकों ने उस पर घात लगाकर हमला क्यों किया था, जो उसे मारना चाहते थे? लिन फैंग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। उसी क्षण मोजी ने लिन फैंग की ओर देखा, मुस्कुराए और बोली, तुम्हारा नाम लिन फैंग है ना? मोजी की बातें सुनकर लिन फैंग स्तब्ध रह गया। मोजी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, अत्यधिक क्रोध में मैं बारिश की सीटी जैसी आवाज के नीचे विश्राम करता हूँ। दूर तक देखते हुए, आकाश की ओर देखते हुए मैं एक लंबी और तेज चीख निकालता हूँ। मेरे सीने में दर्द हो रहा है। 30 सैनिक अब धूल और धरती के साथ चंद्रमा और बादल जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं। उस युवक के बाल सफेद हो गए हैं, वह शोक से भर गया है। दुवान रेन का अपमान। जब अधिकारी नफरत करते हैं तो वे विनाश करते हैं। बख्तरबंद घोड़ों की पीठ पर सवार होकर, फूलों से लैस होकर पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। मेरे मन में महान आदर्श हैं, फिर भी भूख से मेरा पेट भरा हुआ है। मैं उनका मांस खाता हूँ। अपनी प्यास बुझाने के लिए मैं उनका खून पीता हूँ। शुरुआत से अंत तक पहाड़ और झीलें साफ होती जाती हैं और आकाश की ओर बढ़ती जाती हैं। मोजी की आवाज गंभीर और सम्मानजनक थी। उनकी आवाज उत्साह और उच्च भावनाओं से भरी हुई थी। लियू कांगलैन और लिन फैंग अचंभित रह गए। जो लोग इतने जोश से गा सकते हैं। लिन फैंग, अगर तुम मो युए के साथ आना चाहो तो मैं तुम्हारा भी स्वागत करूंगा। अगर तुम चाहो तो हम पक्के भाई भी बन सकते हैं। उसका स्वागत करो और सच्चे भाई बन जाओ। मो युए के राजकुमार मोजी ने आश्चर्यजनक रूप से लिन फैंग को बहुत महत्व दिया। अगर आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो मैं राजकुमारी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वह आपकी पत्नी भी बन जाएगी, मोजी ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन फैंग के हाव भाव से मोजी समझ गई थी कि लिन फैंग राजकुमारी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। लियू कांगलैन ने लिन फैंग की ओर देखा। उसे याद आया कि यह वही गाना था जो लिन फैंग ने गाया था। हैरानी की बात यह थी कि मोजी को भी इसके बारे में पता था। हालांकि वे दोनों बहादुर बने रहे, लेकिन उनका अंत निश्चित था। मो युए की सेना जल्द ही दुवान रेन सीमा में प्रवेश करने वाली थी और उन सभी को मार डालने वाली थी। क्या तुमने ही राजकुमारी का अपहरण करने के लिए हत्यारों को भेजा था? लिन फैंग ने पूछा। तुम्हें किसी बात पर शक करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा और तुम समझ जाओगे, मोजी ने ताली बजाते हुए कहा। तभी घोड़े पर सवार कोई उसके पास आया, अपना सिर उठाया और हेलमेट उतार दिया। चेहरा देखते ही लिन फैंग का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। तुम हो? लिन फैंग ने कहा, जिसकी आंखों में स्पष्ट रूप से हत्या का इरादा झलक रहा था। ये वही उच्च पदस्थ सैनिक था जिसने लिन फैंग का रास्ता रोका था। यही वह व्यक्ति था जिसने राजकुमारी के खिलाफ साजिश रची थी। अब तुम समझ गए। मैं तुम्हारी सेना के बारे में सब कुछ जानता था और यहाँ तक कि तुम्हारे और दुवान तियानलान के बीच मौजूद तनावों के बारे में भी जानता था, मोजी ने बेपरवाही से कहा। उसकी आवाज बहुत शांत थी। लिन फैंग ने मोजी को ठंडी निगाहों से देखा और फिर धीरे से कहा, तुमने इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल करके हमारी सेना में अफरा तफरी मचा दी। ये वाकई एक बहुत अच्छा तरीका है। तुम स्पष्ट रूप से एक उग्र और महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो। लिन फैंग विनम्र लहजे में बात नहीं कर रहा था। भले ही उनकी सेना में तनाव था, लेकिन इस तरह की अराजकता पैदा करना एक त्रुटिहीन हमला था। युद्ध का खेल जानलेवा था। इसमें ऐसे लोग भरे पड़े थे जिन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह कुचला जा सकता था। किसी के जाल में फंसना जानलेवा हो सकता था। एक छोटी सी लापरवाही से पूरा खेल हाथ से निकल जाता था। उन्होंने एक बार लापरवाही बरती और मोजी को एक बड़ा मौका दे दिया। इसी के कारण उनकी सेना का पतन हुआ। अगर आप और जनरल मेरे देश में आए तो आप दोनों हीरो बन जाएंगे, मोजी ने आगे कहा। वह सचमुच चाहता था कि वे उसके साथ आएं। हालांकि लिन फैंग और लियू कांगलैन दोनों ने अपना सिर हिला दिया। मैं, मोजी, आप दोनों का किसी भी समय स्वागत करूंगी। फिर मोजी ने अपना सिर घुमाया और उदासीनता से कहा, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक शिविर लगाओ। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसकी सेना आगे बढ़ने लगी। उनके लिए आदेशों का पालन करना अनिवार्य था। मोजी उनके लिए देवता के समान थे। शुयू की सेना, मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम दुवान रेन सीमा से पीछे हट जाओ। 3 दिनों के भीतर यदि तुमने मेरे निर्देशों का पालन नहीं किया तो मैं राजकुमारी का सिर कलम कर दूंगा। मोजी ने ऊंचे स्वर में कहा। यह सुनकर पूरी सेना कांप उठी। हैरानी की बात यह थी कि वह चाहता था कि वे दुवान रेन सीमा छोड़ दे, अन्यथा वह राजकुमारी को मार डालेगा। इन 3 दिनों के दौरान मैं आपकी प्यारी राजकुमारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आपके पास 3 दिन हैं सोच समझकर फैसला लेने के लिए, मोजी ने कहा। इसके तुरंत बाद जमीन कांप उठी और उनके जाने के बाद केवल धूल का बादल ही रह गया। केवल ज़ुयू की सेना ही बची थी और वे सभी अवाक और हताश थे। मोजी के साथ शर्तों पर चर्चा करने की कोई संभावना नहीं थी। मोजी ने अपनी शर्तें तय कर दी थी और गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। बोलते ही वह तुरंत चले गए। दुवान शिनये को जाते हुए देखकर लिन फैंग का हृदय दुख से भर गया। अचानक उसे जो कुछ हुआ था उसके लिए अत्यधिक अपराधबोध होने लगा। यदि वह अधिक शक्तिशाली होता तो राजकुमारी का अपहरण नहीं होता। दुवान तियानलान के पास भी उस पर आरोप लगाने और दोनों सेनाओं के बीच गृहयुद्ध शुरू करने का कोई कारण नहीं होता। लाखों सैनिकों का खून नहीं बहता। बेशक लिन फैंग जानता था कि वह अतीत को नहीं बदल सकता। वह पहले से ही बेहद गुस्से में था। जो कुछ हो चुका था उसे वह बदल नहीं सकता था। चलो दुवान रेन शहर वापस चलते हैं, लियू कांगलैन ने मुड़कर जाते हुए कहा। लियू कांगलैन की परछाई को देखते हुए लिन फैंग गुस्से से कांप रहा था। वह जानता था कि लियू कांगलैन सबसे ज्यादा तकलीफ झेल रही है। जितने भी सैनिक शहीद हुए वे सब उसके भाई जैसे थे। उसी क्षण कुछ परछाइयां तेजी से लियू कांगलैन की ओर बढ़ीं और उसके सामने आकर रुक गईं।
लियू कांगलैन, तुमने ज़ुयू की सेनाओं के बीच युद्ध छेड़ा, जिसके कारण इतने सारे सैनिक मारे गए, यहाँ तक कि राजकुमारी का अपहरण भी हो गया। तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? दुआन तियानलैंग चिल्लाते हुए लियू कांगलैन की ओर दौड़ा। लिन फैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह आदमी किसी जानवर से कम नहीं था। उसका अधीनस्थ राजकुमारी को पकड़ने के लिए अंदरूनी सूत्र के रूप में काम कर रहा था। दुआन तियानलैंग ही वह व्यक्ति था जो लड़ाई छोड़ने को तैयार नहीं था और हर हाल में लिन फैंग को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसी की वजह से स्थिति इतनी अराजक हो गई और मो युए की सेना के हमले के बावजूद उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उस समय भी वह लियू कांगलैन को दोषी ठहरा रहा था। कितना नीच और निर्लज व्यक्ति है! लियू कांगलैन, तुमने लाखों सैनिकों को मार डाला। यह ऐसा अपराध है जिसका प्रायश्चित केवल तुम्हारी मृत्यु से ही हो सकता है, दुआन तियानलैंग ने कहा। लिन फैंग का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। लियू कांगलैन ने बहुत नरमी बरती थी और उसके साथ अन्याय हो रहा था। उनके स्वभाव को देखते हुए जीवन और मृत्यु का मामला सचमुच दांव पर लगा था। दुआन तियानलैंग, मैं वास्तव में आपकी इस तरह से बात करने की हिम्मत की प्रशंसा करता हूँ। लिन फैंग खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। उसने ठंडे स्वर में कहा, अपने देश के सच्चे गद्दार, तुमने अपनी शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग करते हुए राजकुमारी का अपहरण करवाया, जबकि तुम अपने निजी प्रतिशोध ले रहे थे। मुझे जान से मारने की तुम्हारी इच्छा ने न केवल राजकुमारी को बंदी बनवाया, बल्कि दुश्मन के बिगुल बजने पर भी तुमने पीछे हटने से इनकार कर दिया और सेना में अराजकता फैलाते रहे। जब मो युए की सेना पहुंची तब भी तुम अपने स्वार्थों के बारे में सोच रहे थे, जिसके कारण भारी संख्या में सैनिकों की जान गई। तुम अपने सैनिकों और बेटे के साथ शाही शहर से आए थे, लेकिन दुश्मन के आते ही तुम धूम दबाकर भागने वाले सबसे तेज लोगों में से थे। मरने वाले सैनिकों में से कई तुम्हारे नियंत्रण में थे, और हैरानी की बात है कि तुम अब भी लियू कांगलैन पर उंगली उठाने की हिम्मत रखते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बहुत पहले शर्म से मर गया होता। मैं वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, मुख्य सेनापति के रूप में बिना शर्म के ये सब कर पाना वाकई सराहनीय है। लिन फैंग के शब्द बेहद निर्मम थे। सेना के सैनिक चौंक गए और दुआन तियानलैंग की ओर देखने लगे। उसके चेहरे पर खौफनाक भाव थे। लिन फैंग, यह मत भूलो कि तुम राजकुमारी के निजी अंगरक्षक हो। राजकुमारी गायब हो गई है, तुम अपने दंड से बच नहीं पाओगे। दुआन तियानलांग, यह मत भूलो कि तुम मुख्य सेनापति हो और राजकुमारी का अपहरण तुम्हारे ही शिविर में तुम्हारे ही अधीनस्थ द्वारा किया गया था। क्या मैं अपनी सजा से बच पाऊंगी? तुम्हारा मतलब क्या है? लिन फैंग ने आक्रामक ढंग से जवाब दिया। देखते हैं कौन मरेगा और कौन जिएगा, दुआन तियानलैंग ने अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ जवाब दिया। फिर वह मुड़ा और अचानक चला गया। मौका मिलते ही मुझे मार डालो, क्योंकि अगर तुमने मुझे जिंदा रहने दिया तो तुम्हारा वो काया बेटा मेरे हाथों मारा जाएगा और फिर तुम्हारी बारी आएगी। लिन फैंग ने दुआन तियानलैंग की परछाई को जाते हुए देखते हुए कहा। लिन फैंग की आवाज किसी दुष्ट राक्षस जैसी थी। उसके ये शब्द उसके दिल में बसी नफरत से भरे थे। अगर भविष्य में उसे ताकतवर बनने का मौका मिला तो वह बिना किसी झिझक के दुआन तियानलैंग और उसके बेटे को मार डालेगा। लिन फैंग की आवाज सुनकर दुआन तियानलैंग एक पल के लिए रुका और फिर तुरंत चलने लगा। लिन फैंग सचमुच दुआन तियानलैंग और उसके बेटे को मारना चाहता था। अगर वे नहीं मरे तो दुआन तियानलैंग चैन से नहीं जी पाएगा। शहर के द्वार के ऊपर स्थित मीनार के शीर्ष पर लियू कांगलैन थे और उनके पीछे 4 अधिकारी, लिन फैंग और लियूफी थे। लियू कांगलैन वहां कुछ घंटों से खड़ा था। वह बिना हिले डुले खड़ा रहा जबकि बाकी लोग चुप रहे। वे सभी लियू कांगलैन के दिल में उठ रहे दर्द को समझ रहे थे। 1 लाख से अधिक लोग, उनकी जिंदगियां, उनके परिवार, उनका भविष्य पल भर में मिट गया। यही युद्ध की सच्चाई थी। यह एक दुखद सच्चाई थी। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि आगे क्या होने वाला है। 10 वर्षों से अधिक समय से ऐसी नाटकीय घटनाएं नहीं घटी थी। इसके अलावा लियू कांगलैन ने अतीत में कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था, लेकिन उस क्षण वह हार गया था और उसकी सेना का नरसंहार हो गया था। पुशशिश। लियू कांगलैन ने गहरी सांस ली। फिर वह धीरे से मुड़ा। उस समय शहर के सभी लोग अपना सामान पैक कर रहे थे और दुआन रेन शहर छोड़ने के लिए तैयार थे। मो युए देश राजकुमारी के जीवन का इस्तेमाल करके उन पर दबाव बना रहा था। वे दुआन रेन सीमा की रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे। यदि वे दुआन रेन सीमा खो देते हैं तो दुआन रेन शहर एक अत्यंत खतरनाक स्थान बन जाएगा। 5 लाख सैनिकों की सेना आसानी से दुआन रेन शहर पर कब्जा कर सकती है। वे केवल एक साधारण सैन्य बल नहीं थे, बल्कि उनमें से बड़ी संख्या में लोग लिंची स्तर तक पहुंच चुके थे। एक ही छलांग में वे दुआन रेन शहर के द्वार को भेद सकते थे। वहां से वे तीरों की वर्षा करके अंदर मौजूद हर चीज को नष्ट कर सकते थे। भले ही दुआन रेन शहर विशाल है, फिर भी इसे एक छोटा कस्बा ही कहा जा सकता है। इसकी आबादी 5,50,000 नागरिकों की है। नागरिकों को शहर छोड़ना ही होगा, भले ही उनमें से कई लोगों के लिए यह उनकी जन्मभूमि हो। एक सेनापति होने के नाते मैं उन्हें इसमें शामिल नहीं कर सकता, लियू कांगलैन ने आह भरते हुए कहा। किसी भी युद्ध की तरह परिणाम कभी निश्चित नहीं होता। आप जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। आपके नियंत्रण में केवल एक ही चीज है और वह है इस स्थिति से निपटने का आपका तरीका, जनरल। लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। आप मुझसे क्या करने की उम्मीद करते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है, लियू कांगलैन ने पूछा, जिसे वास्तव में कुछ समझ नहीं आ रहा था। लिन फैंग ने पीछे मुड़कर लियू कांग की ओर देखा। फिर उसने शांत और गंभीर स्वर में कहा, मुझे लकड़ी चाहिए। लकड़ी? लियू कांगलैन ने लिन फैंग को हैरानी से देखा। वह अवाक रह गया था। लिन फैंग ने फिर कहा, चाचा लियू, मुझे उम्मीद है कि आप इस बार मेरी विनती पूरी कर देंगे। कुछ क्षण चुप रहने के बाद लियू कांग ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, ठीक है अधिकारियों, आशा है आप भी मेरी मदद करेंगे। लिन फैंग ने जियूची शी और अन्य लोगों की ओर देखते हुए कहा।
उन सभी ने हल्के से सिर हिलाया, हालांकि वे नहीं जानते थे कि लिन फैंग वास्तव में क्या कहना चाहता था। उस समय शहर में घोड़े हिनहिना रहे थे और बहुत से लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। इन लोगों में से कई शिवयुए के पवित्र प्रांगण और दिव्य अकादमी से थे। वे सभी बेहद पीले पड़ गए थे। उन्होंने सैन्य विजय प्राप्त करने की आशा की थी, लेकिन यह उनके लिए असंभव था। वह स्थान बहुत खतरनाक था। उन्हें शाही शहर लौटना पड़ा, जहां वे सुरक्षित थे। इस लड़ाई का उनसे कोई लेना देना नहीं था। यहां तक कि डुआन तियान लैन के साथ आए युवक भी जा रहे थे। लियू कैंग लैन, डुआन तियान लैन बहुत जोर से चिल्लाया। लियू कांग लैन, तुमने हमारी ही सेनाओं को आपस में लड़वा दिया और इसी वजह से राजकुमारी को बंदी बना लिया गया। फिर तुमने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। मैं ये सब महाराज को बताऊंगा और वे स्वयं तुम्हारे अपराधों के लिए तुम्हें दंडित करने का निर्णय लेंगे। डुआन तियान लैन चिल्लाते हुए दूर चला गया। उसकी आवाज में ऐसा लग रहा था मानो लियू कांग लैन ही सब कुछ के लिए दोषी हो और उसने कोई जिम्मेदारी न ली हो। लिन फैंग का दिल एकदम ठंडा पड़ गया। राजकुमारी का अपहरण डुआन तियान लैन के शिविर में हुआ था, लेकिन वह ऐसा जता रहा था जैसे उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा वह शाही शहर वापस भाग रहा था। राजकुमारी की जान उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखती थी। लिन फैंग ये भी समझ गया था कि डुआन तियान लैन शाही शहर जाकर खुद से सारी जिम्मेदारी हटाना चाहता था और सारा दोष लियू कांग लैन पर डालना चाहता था। लियू कांग लैन ने डुआन तियान लैन पर ध्यान नहीं दिया। वह किसी काम का नहीं था। लियू कांग लैन को सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का था कि उसने डुआन तियान लैन को अपने साथ क्यों शामिल किया। उसे यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए थी कि डुआन तियान लैंग युद्ध के मैदान में किसी काम का नहीं होगा। विजय की मुस्कान लिए सेनापति डुआन तियान लैंग अपनी सेना के साथ डुआन रेन शहर से भाग रहा था। लियू कांग लैन वहीं रुककर मो युए से लड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये लड़ाई उनके लिए और भी बुरी साबित होगी। कोई भी बिना घायल हुए नहीं बच पाएगा। सही समय आने पर डुआन तियान लैंग लियू कांग लैन के अपराधों की सूचना महाराज को देगा। तीसरे दिन समय सीमा धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। वातावरण में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज रही थीं। मो युए के सैनिक अपने घोड़ों पर सवार होकर डुआन रेन सीमा के बाहर पहुंच रहे थे। उनकी सेना दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन उस समय डुआन रेन सीमा की पहाड़ियों पर बिल्कुल कोई नहीं था। मो जी अपने घोड़े पर सवार होकर अग्रिम पंक्ति की ओर बढ़ा। उसने खाली पहाड़ों को देखा और ऐसा लग रहा था मानो वह विचारों में खोया हुआ हो। क्या ऐसा हो सकता है कि ज़ुयू की सेना वास्तव में पीछे हट गई हो और मो यू देश को डुआन रेन सीमा की पेशकश कर रही हो? राजकुमारी को आगे लाओ, मो जी ने उदासीनता से कहा। डुआन शिन ये घोड़े पर सवार थी और कवच पहने हुए थी। इसके अलावा उसे किसी भी तरह से जंजीरों से नहीं बांधा गया था। जैसा कि मोजी ने कहा था, उन्होंने राजकुमारी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। काले पहरेदारों की पहली पंक्ति, जाओ और डुआन रेन सीमा की चट्टानों को सुरक्षित करो और पूरी तरह से निरीक्षण करो, मोजी ने कहा। पलक झपकते ही काले पहरेदारों की एक पंक्ति डुआन रेन सीमा के शीर्ष की ओर सर पर दौड़ पड़ी। अगर मोजी उन्हें कोई आदेश देता था तो वे उसका पालन करते थे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। ये काले पहरेदार बेहद कुशल थे। अगर डुआन रेन सीमा पर कोई पहरा देने वाला न होता तो उनके लिए चोटी तक पहुंचना आसान होता। चोटी पर पहुंचकर वे ये पता लगा सकते थे कि कहीं कोई घात लगाकर उनका इंतजार तो नहीं कर रहा है। 1 घंटे बाद काले रंग के गार्डों की पूरी पंक्ति वापस आ गई। कोई भी लापता नहीं था। महामहिम, डुआन रेन सीमा के शीर्ष से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। डुआन रेन शहर में भी कोई नहीं है, यहाँ तक कि सैनिक भी नहीं, उनमें से एक ने कहा। मोजी आश्चर्यचकित रह गए। डुआन रेन सीमा पर ही नहीं बल्कि डुआन रेन शहर में भी कोई नहीं था। पहले रास्ता साफ करो, मोजी ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। शायद डुआन रेन शहर पूरी तरह से वीरान हो चुका था। अगर डुआन रेन सीमा न होती तो वह अब तक युद्ध में उतर चुका होता और निश्चित रूप से जीत जाता। सैनिक आगे बढ़ते हुए डुआन रेन सीमा के पार गायब हो गए। मोजी और उनके सैनिक सावधानीपूर्वक आगे बढ़ रहे थे। अगर वह लियू कांग लैन के खिलाफ लड़ता तो वह निश्चित रूप से जीत जाता, लेकिन यह इतना आसान नहीं होता। युद्ध के दौरान रणनीति त्रुटिहीन होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो करारी हार का सामना करना पड़ सकता था। मोजी के विचारानुसार डुआन रेन शहर बिल्कुल खाली था। यह एक शांत, मौन और निर्जन शहर था। मोजी डुआन रेन शहर के सुरक्षा टावर के शीर्ष पर खड़ा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह कई वर्षों से डुआन रेन सीमा पर आता रहा था और हमेशा से यहाँ से गुजरना चाहता था, लेकिन उस क्षण वह यहाँ से गुजर चुका था। उसे टूटे हुए हथियारों का विशाल ढेर दिखाई दे रहा था। यह विजय का प्रतीक था, लेकिन वह विजय। डुआन रेन शहर के अंदर सेना तैनात करो और उस पर कब्जा करो, मोजी ने कहा। तुरंत ही यह आदेश सैनिकों को दे दिया गया। वे पहले ही डुआन रेन सीमा पर कब्जा कर चुके थे। वे डुआन रेन शहर पर भी कब्जा कर रहे थे। विशाल भूभाग पर मो युए की सेना को मैदानी इलाकों में आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता था। आधी रात को कुछ रात्रि रक्षकों को छोड़कर बाकी सभी लोग आराम कर रहे थे, जिसके वे हकदार थे। डुआन रेन शहर के बाहर कुछ उदास दिखने वाली आकृतियां दिखाई दी। उनकी आंखों में शुद्ध हत्या का इरादा था। उसी समय बड़ी संख्या में बख्तरबंद घोड़े चुपचाप डुआन रेन शहर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वे अचानक रुक गए। उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। उस समय लिन फैंग भी डुआन रेन शहर के बाहर था। उसकी काली आंखें बर्फ की तरह ठंडी लग रही थीं। वह डुआन रेन शहर के अंदर हो रही हर घटना को स्पष्ट रूप से देख सकता था। लिन फैंग ने डुआन रेन शहर में छलांग लगाई। वह पूरी तरह तैयार था। वहां केवल एक ही रक्षक मौजूद था। लिन फैंग ने तुरंत उसका मुंह ढक दिया ताकि वह चिल्ला न सके और निर्दयता से उसका गला काट दिया। लिन फैंग ने शव से कवच उतारकर पहन लिया।
फिर उसने तुरंत शव को शहर की दीवार से नीचे फेंक दिया और नीचे खड़े लोगों ने उसे पकड़ लिया, इसलिए वहां एकदम सन्नाटा छाया रहा। लिन फेंग अपने आसपास हो रही हर चीज को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह पूरी खामोशी से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही क्षण बाद शहर की दीवार से कुछ और शव फेंके गए। शवों को पकड़ रहे जू यू सैनिकों ने फिर शवों से कवच उतारकर पहन लिए। इसके बाद वे पहरेदारों की जगह लेने के लिए शहर की दीवार पर कूद गए। वे सभी बेहद कुशल और सतर्क थे ताकि कोई शोर न हो। इन सभी को चीशी सैनिकों में से सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना गया था। वे सभी सेना की सबसे विशिष्ट इकाइयों के सर्वश्रेष्ठ सैनिक थे। वे सभी कम से कम सार्जेंट थे और उनमें से सबसे कमजोर सैनिक भी तीसरे लिंग क्यू स्तर तक पहुंच चुका था। वे ऐसा केवल शहर की दीवारों पर एक ही स्थान पर नहीं कर रहे थे। उनमें से कई लोग अनेक स्थानों से हमला कर रहे थे और शहर की दीवार पर कब्जा कर रहे थे। उनमें से सबसे बलवान लोग दुवान रेन शहर में घुस रहे थे, रात्रि रक्षकों को मार रहे थे और उनके शवों को दीवार के ऊपर से फेंक रहे थे ताकि अन्य लोगों को कवच मिल सके। रात काफी ढल चुकी थी, इसलिए सब कुछ अंधेरे में और पूरी खामोशी से किया गया। इन कार्रवाइयों से किसी को भी कोई चिंता नहीं हुई। उसी क्षण भाले से लैस काले रंग के पहरेदारों का एक समूह दुवान रेन शहर में प्रकट हुआ। वे राजसी और प्रभावशाली दिख रहे थे। उनमें एक युवक था जिसका चेहरा बेहद नाजुक लग रहा था। वह लिन फेंग था। ये लोग मो युए देश के बिल्कुल भी नहीं थे। वे सभी शिव युए से थे। मो युए की सेना ने आते ही अपना डेरा जमा लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करने में कोई सख्ती नहीं बरती। अतः लिन फेंग आसानी से शहर के हर कोने में जा सकता था। कुछ ही क्षण बाद लिन फेंग और अन्य लोग एक कमरे में पहुंचे और तुरंत अंदर चले गए। रुको, अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। दो गार्ड लिन फेंग और बाकी लोगों को अंदर जाने से रोक रहे थे। फिर उन्होंने कहा, कुछ लोग पहले से ही अंदर हैं। मुझे पता है, लिन फेंग ने आगे बढ़ते हुए कहा। दोनों पहरेदार चौंक गए। तुरंत ही एक तेज रोशनी प्रकट हुई और एक हल्के हरे रंग के खंजर ने दोनों पहरेदारों का गला काट दिया। फिर वे धीरे से जमीन पर गिर पड़े। लिन फेंग की आकृति चमकी और वह तुरंत कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और चरमराहट की आवाज आई। हल्के हरे रंग का खंजर फिर से चमकने लगा और उसने झट से दरवाजा खोलने वाले व्यक्ति का गला काट दिया। उसका मुंह ढक दिया गया और वह नीचे गिर पड़ा ताकि वह कोई आवाज न निकाल सके। अंदर एक और व्यक्ति है, लिन फेंग ने कहा। तुरंत ही वे कमरे में दाखिल हुए। कमरे के अंदर बहुत सारी लकड़ी थी। यह उनकी योजना का हिस्सा था। जू यू के सैनिक इससे भली भांति परिचित थे। उन्हें ठीक ठीक पता था कि हर चीज कहाँ रखी है। दुवान रेन शहर के कई स्थानों पर यही घटना घट रही थी। अंत में एक ध्वनि ने वातावरण को गूंजते हुए सन्नाटे को भंग कर दिया और सैनिकों को सतर्क कर दिया। जब लिन फेंग ने वह आवाज सुनी तो वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि उनके पास समय नहीं बचा है। वह जल्दी से दूसरे कमरे में चला गया और जैसे ही वह बाहर निकला, उसके पीछे आग की लपटें दिखाई देने लगी। हर तरफ आग की लपटें थीं। आग ने दुवान रेन शहर को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था। लिन फेंग आग की लपटों को देखते हुए उदास लग रहा था। पिछले जन्म में वह आग का इस्तेमाल स्वादिष्ट व्यंजन पकाने के लिए करता था। इस जन्म में वह लोगों को जिंदा जलाने के लिए आग का इस्तेमाल कर रहा था। बेशक वह जानता था कि इतनी आग काफी नहीं होगी। उसे इसे एक ऐसी भयंकर आग में बदलना था जो पूरे शहर को अपनी चपेट में ले ले। दुवान रेन शहर के चारों ओर चीशी सैनिक शहर को अपनी चपेट में लेते हुए आग की लपटों को देख रहे थे। आदेश मिलते ही उन्होंने अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया और पूरी गति से दुवान रेन शहर की ओर दौड़ पड़े। पलक झपकते ही चीशी की सेना धनुष लिए दुवान रेन शहर के सामने पहुंच गई। आग की लपटें तेजी से उठ रही थीं। चीशी की सेना के सभी सैनिकों ने इस पल के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उनके तीरों के सिरे पहले से ही भयंकर आग से धधक रहे थे और उसके तुरंत बाद उन्होंने अपने धनुषों से तीर छोड़े और तीरों की एक भीषण वर्षा शहर पर बरस पड़ी। जलते हुए तीरों की एक अंतहीन बारिश शहर पर बरसती रही। दृश्य भव्य और दुखद दोनों था। इसके तुरंत बाद मो युए की सेना ने अपने ऊपर आकाश में बरसते जलते हुए तीरों को देखा। वे चकित रह गए। ऐसा लगा मानो स्वर्ग उन्हें दंडित कर रहा हो। चीशी सैनिकों द्वारा तीरों की पहली बौछार करने के बाद उन्होंने शहर को घेरना शुरू कर दिया और लगातार आग के गोले बरसाए। दृश्य इतना उजाला था कि ऐसा लग रहा था मानो सूरज समय से पहले ही निकल आया हो। कुछ ही क्षणों में दुवान रेन शहर पूरी तरह से आग की लपटों में गिर गया। उस क्षण मो युए की सेना में अफरा तफरी मच गई। उस अचानक हमले ने उन्हें चौंका दिया था। वे आग के जाल में फंस गए थे। उसी समय शहर के अंदर लिन फेंग और कुलीन सैनिक उन उच्च पदस्थ कमांडरों की हत्या कर रहे थे जो अराजकता को रोकने के आदेश दे सकते थे। यदि वे लड़ने के लिए तैयार होते तो यह मुश्किल होता, लेकिन इन जलते हुए तीरों का उपयोग करके तीसरे लिंग ची स्तर के साधकों और यहां तक कि उच्चतर साधना स्तरों के अभिजात वर्ग को भी घायल या मार गिराना संभव था। बेशक शक्तिशाली साधकों को घायल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उनके आसपास के सैनिकों को घायल करना और मारना काफी था। इससे मो युए की सेना में अफरा तफरी मच गई थी। उस भीषण आग के कारण मो युए की सेना अपनी संरचना में वापस नहीं आ सकी और न ही संगठित हो सकी। उनके घोड़ों के बीच तो और भी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। उस समय मोजी अपने कमरे में कपड़े पहन रहा था। एक जलता हुआ तीर उसके पास से गुजरा। वह शांत था, फिर भी कुछ सोच में डूबा हुआ लग रहा था। जलते हुए तीरों से पूरे शहर को जला देने वाले लियुकांग लैन को सचमुच ही दिव्य तीर उपनाम मिला है, मो जी ने उदासीन स्वर में कहा। तुरंत बाद उन्होंने कहा, मैं सभी सैनिकों को उत्तरी द्वार की ओर वापस जाने का आदेश देता हूँ। आग को बुझाना नहीं है और शहर में प्रवेश कर चुके लोगों का पीछा नहीं करना है। बस उत्तरी द्वार पर वापस जाओ और उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहो। मो जी के बोलते ही उनका आदेश जलते हुए शहर में मौजूद सभी सैनिकों तक पहुंचा दिया गया। उस समय मो युए की सभी टुकड़ियां आग बुझाने और घुसपैठियों से लड़ने का प्रयास बंद कर चुकी थीं। वे सभी शहर के उत्तरी द्वार की ओर बढ़ रही थीं। शहर के अंदर एक सैनिक पलक झपकते ही मारा गया।
उसी समय मोजी का आदेश सभी सैनिकों तक पहुंच गया था, इसलिए उन्होंने लिन फैंग को न तो ढूंढा और न ही उसे रोकने की कोशिश की। लिन फैंग ने भी अब उन्हें नजरअंदाज कर दिया और उत्तरी द्वार की ओर बढ़ने लगा। लिन फैंग का पीछा कर रहे सैनिक अकेले ऐसे नहीं थे जिन्होंने आदेश का पालन करते हुए लड़ाई रोक दी, बल्कि पूरी सेना ने बिना किसी अपवाद के आदेश का पालन किया। किसी ने भी आदेश पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की, उन्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ। मोजी का अपनी सेना पर कितना गहरा प्रभाव है, लिन फैंग ने वह दृश्य देखकर सोचा। मो युए देश का लक्ष्य मोजी को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाना था, उन्हें मनुष्य जाति में देवता के समान पूजनीय बनाना था। जाहिर है मो युए में मोजी की प्रतिष्ठा इतनी ही प्रतिष्ठित थी। ऐसा कोई नहीं था जिसे उसकी ताकत और प्रतिभा पर संदेह हो। ऐसी अराजक स्थिति में फंसे रहना और तर्कसंगत रूप से कार्य करने में असमर्थ होना उनकी सेना के लिए भारी नुकसान का कारण बन सकता था। शत्रु की रणनीति का मुकाबला करने के लिए सैनिकों को एक स्थान पर एकत्रित करना ही सर्वोत्तम उपाय था। इससे उन्हें अपनी शक्ति केंद्रित करने और घेराबंदी से मुक्त होने में मदद मिलती। अब हमें सिर्फ चाचा लियू पर भरोसा करना होगा, लिन फैंग ने सोचा। तुरंत ही उसने अपनी तलवार म्यान में डाली और आग की लिपटों के बीच से पागलों की तरह दौड़ पड़ा। वह अन्य सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तरी द्वार की ओर भाग रहा था। उस समय मो युए की सेना भले ही एकजुट होने की कोशिश कर रही थी, फिर भी उनके बीच अफरा तफरी मची हुई थी। लिन फैंग ने मो युए का कवच पहन रखा था, इसलिए जब तक वह उन पर हमला नहीं करता तब तक किसी को भी ये पता चलने की कोई संभावना नहीं थी कि वह कौन है। इसके अलावा लाखों सैनिकों के लिए सेना के हर एक चेहरे को जानना असंभव था। उत्तरी द्वार पर आकाश से लगातार तीरों की वर्षा हो रही थी। मो युए देश के शक्तिशाली साधक वहां एकत्रित थे। उनमें से कुछ बर्फ, हिम और जल को नियंत्रित कर सकते थे, इसलिए वे आसानी से आग बुझा सकते थे। दुवान रेन शहर में उत्तरी द्वार सबसे सुरक्षित स्थान था, लेकिन वह भी अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन थोड़े ही समय में लगभग 1 लाख सैनिक वहां जमा हो चुके थे और समय के साथ लोगों की संख्या बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी। भीड़ एकदम शांत थी, उन्हें दूर से आ रही अफरा तफरी और पास में लोगों के कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। उस समय मोजी भीड़ के सामने खड़ा होकर शहर के द्वार की ओर देख रहा था और उदासीन स्वर में बोला, द्वार खोलो, द्वार खोलो। एक उच्च पदस्थ सैनिक ने चिल्लाकर कहा। द्वार खुलते ही हवा में गड़गड़ाहट की आवाज फैल गई। 5000 कुलीन घुड़सवारों को बुलाओ, आगे के 2 किलोमीटर का रास्ता खोलो और उसे सुरक्षित करो, मोजी ने कहा। कुछ बख्तरबंद घुड़सवार इकट्ठा हुए, उन्होंने अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया और शहर के निकास द्वार की ओर बढ़े। आधी रात के अंधेरे में उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वे ये भी नहीं देख पा रहे थे कि कहीं उन पर हमला तो नहीं हो रहा है। हालांकि हमले की स्थिति में भी पूरी सेना का मारा जाना असंभव था। भीड़ के बीच में लिन फैंग ने शांत खड़े सैनिकों को देखा। मोजी सचमुच बहुत भयानक था। उस समय भी कोई उनके आदेशों पर सवाल नहीं उठा रहा था। वे एक सच्चे नेता थे। उस समय भी जब मानो आसमान से मौत बरस रही हो, वे शांत और निडर बने रहे। यदि नेता शांत नहीं रहता तो क्या उसकी सेना शांत रह सकती थी? इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीच सेना में शांति बहाल करना कठिन था। उत्तरी शहर का द्वार दुवान रेन सीमा से बहुत दूर था। मोजी यह सोचकर परेशान था कि वह लियुकांग लैन है और अगर वह लियुकांग लैन होता तो वह दुवान रेन शहर और दुवान रेन सीमा के बीच घात लगाता, लेकिन वह तो पश्चिमी शहर का द्वार था। इसीलिए मोजी ने उत्तरी द्वार चुना था, पश्चिमी द्वार नहीं। वह किसी जाल में फंसकर मरना नहीं चाहता था। 5000 घुड़सवार अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे। चारों ओर एकदम शांति और सन्नाटा था, केवल घोड़ों के खुरों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। उसी क्षण कुछ घोड़ों ने जोर से हिनहिनाया। अचानक ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। घुड़सवार सेना और उनके घोड़े एक गहरे गड्ढे में गिर पड़े। जब उनके पीछे मौजूद घुड़सवारों ने ये सुना तो उन्होंने दुश्मन का हमला समझकर दौड़ लगाए और गड्ढे में गिर गए। स्थिति अराजक हो गई। जो लोग गड्ढे में गिरे थे वे हिलना चाहते थे, लेकिन तभी गिरते हुए सैनिकों और घोड़ों ने उन्हें रोक दिया। स्थिति अराजक थी। अंधेरे को चीरते हुए तीर हवा में गूंजने लगे और सीटी जैसी आवाज निकालने लगे। जिस दिशा में कुलीन घुड़सवार सेना की टुकड़ी रास्ता साफ करने के लिए अंधेरे में दाखिल हुई थी, उस दिशा से लगातार भयानक चीखें आ रही थीं। शहर के अंदर मौजूद सैनिकों के चेहरे भयानक चीखें सुनकर पीले पड़ गए। संभवतः उनके साथी घात लगाकर किए गए हमले में मारे गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी द्वार की ओर चलते हैं, मोजी ने शांत भाव से कहा। तुरंत ही उसके सभी सैनिक पश्चिमी द्वार की ओर बढ़ गए। भले ही बर्फ की आत्मा वाले लोग रास्ता खोल रहे थे, फिर भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि लोग जलकर मर रहे थे या आकाश से गिरने वाले अग्निबाणों की वर्षा से घायल हो रहे थे। हालांकि पश्चिमी द्वार पर एकत्रित सैनिकों की संख्या कम नहीं हुई थी, बल्कि इसके विपरीत उत्तरी द्वार की तुलना में वहां और भी अधिक सैनिक थे, क्योंकि सेना के कुछ हिस्से अभी भी मुख्य सेना में शामिल होने के लिए आ रहे थे जो अभी तक नहीं पहुंचे थे। उस समय पश्चिमी शहर के द्वार पर 2 लाख से अधिक सैनिक जमा थे। लेकिन मोजी के मन में एक अजीब सी ठंडक सी दौड़ गई। शहर को आग लगाना एक बेहद क्रूर तरीका था। मोजी इस रणनीति की सराहना किए बिना नहीं रह सके। महाद्वीप के इतिहास में ये रणनीति अभूतपूर्व थी और बेहद कारगर साबित हुई। ऐसा लग रहा था मानो उनकी 5 लाख सैनिकों की सेना उस शहर में कैदी बन गई हो जिस पर उन्होंने अभी अभी कब्जा किया था। द्वार खोलो, 3000 कुलीन घुड़सवार सैनिक जाओ और दुवान रेन सीमा तक रास्ता साफ करो, मोजी ने उदासीन भाव से कहा। इस बार उसने 5000 नहीं बल्कि 3000 सैनिक भेजे। पहले की तरह ही इन सैनिकों ने फाटक खोला और बिना किसी हिचकिचाहट के चले गए। हालांकि वे सीधे एक घात में फंस गए और क्षितिज पर लियुकांग लैन अपने सैनिकों के साथ दिखाई देने लगे। मो युए की सेना समझ गई थी कि मोजी ने भांप लिया है कि यह एक जाल होने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी द्वार की ओर जाना वास्तव में उनके जाल में और भी गहराई तक फंसने जैसा था। कुछ क्षण पहले उत्तरी द्वार के बाहर पूरी सेना को रोकने के लिए शायद पर्याप्त जाल नहीं थे, शायद केवल एक ही जाल था।
लेकिन वे सीधे दुश्मनों के हाथों में आ गए थे। जनरल लियू कांगलैन, आप बेहद बुद्धिमान हैं। अब मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गया हूँ। मो जी ने लियू कांगलैन को ठंडे और उदासीन भाव से देखते हुए कहा। उस समय ज़ुयू की सेना अभी भी तीर चला रही थी। आकाश में आग की अंतहीन वर्षा हो रही थी। मीनार के कारण मो युए की सेना को यह दिखाई नहीं दे रहा था कि बाहर कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। उन्हें क्षितिज पर आग की एक अंतहीन धारा ही दिखाई दे रही थी। इस रणनीति का आयोजन मैंने नहीं किया है, लियू कांगलैन ने ठंडे लहजे में धीरे से हाथ उठाते हुए कहा। जनरल, अगर यह आप नहीं थे तो कौन था? मो जी ने स्तब्ध होकर पूछा। लिन फैंग। फिर लियू कांगलैन ने अपना हाथ नीचे की ओर हिलाया। उसी क्षण तीरों की एक विशाल बौछार एक तूफान में बदल गई जिसने मो युए की 2 लाख सैनिकों की सेना को तहस नहस कर दिया। जलते हुए तीरों की उस बौछार में बड़ी संख्या में सैनिक बिना पलटवार करने का मौका पाए ही मारे गए। उसी समय तीरों ने शवों और जमीन में आग लगा दी, जिससे आग का एक विशाल सागर बन गया जो फैलकर और भी अधिक लोगों को जिंदा जला ले गया। जब मो जी ने देखा कि ज़ुयू की सेना तीरों की एक और बौछार करने वाली है, तो वह पहले ही जान चुका था कि उसके लिए भागना असंभव है। मर जाओ, मो जी ने चिल्लाकर कहा। मो यू की सेना एक निर्भीक युद्ध मशीन में तब्दील हो गई और तीरों का डटकर मुकाबला करने के लिए शहर के द्वार की ओर बढ़ गई। उस समय हर कोई एक ही नाम को कोस रहा था, लिन फैंग। उस युद्ध के बाद लिन फैंग ज़ुयू के साथ साथ मो यू में भी प्रसिद्ध हो जाएगा। अव्यवस्था। दोनों देशों की सेनाएं भयंकर युद्ध में लगी हुई थीं। युद्ध क्षेत्र सैनिकों के शवों से भरा पड़ा था। मो युए की सेनाएं शहर से निकलकर ज़ुयू की सेनाओं से लड़ने के लिए उमड़ पड़ी थी। मो युए की सेना एक शक्तिशाली सेना थी और उनके भले अंधेरी रात में भयानक मारक क्षमता से चमक रहे थे। जमीन पर टूटे हुए हथियारों के हिलने से धातु की हल्की सी झंझनाहट सुनाई दे रही थी। शहर के दोनों ओर चीशी सेना युद्ध क्षेत्र में एक स्थान पर एकत्रित हुई और फिर मो युए सेना की ओर तीरों की एक और बौछार कर दी। आग अभी भी भयंकर रूप से भड़क रही थी और हर पल उसकी गर्मी बढ़ती जा रही थी। मो युए सेना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसी समय मो युए सेना के बीच एक तलवार तेज रोशनी से चमक उठी और उससे एक भयानक घातक ऊर्जा निकली। तलवार ने पूरी गति से एक वृत्त में वार किया जिससे एक भयानक दबाव उत्पन्न हुआ और सैकड़ों सैनिक मारे गए। ये लिन फैंग था। उस तलवार हमले के बाद दुश्मन की सेना में घुसपैठ कर चुके अन्य चीशी अभिजात वर्ग के सैनिकों ने भी अपने आसपास के निहत्थे सैनिकों का बेरहमी से नरसंहार करना शुरू कर दिया। इससे दुश्मन की सेना में अफरा तफरी मच गई। हालांकि वे आदेशों का पालन करते रहे और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उस समय मो युए की सेना 2.5 लाख सैनिकों से भरी थी, जबकि ज़ू युए की सेना 1 लाख से भी कम सैनिकों की थी। शहर में भारी नुकसान झेलने के बावजूद मो युए की सेना संख्या में अधिक थी। हालांकि देर सवेर ज़ू यू की बाकी टुकड़ियों का दुश्मन सेना से सीधा सामना होना ही था। उन्हें बस मो यू की टुकड़ियों के करीब आने का इंतजार करना था। मो यू की सेना के उन तक पहुंचने में जितना समय लगता उतने समय में वे कितने तीर चला पाते। लेकिन वे मो यू की आधी सेना को मार गिरा चुके थे और सेना में अफरा तफरी मचा चुके थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनके पास अभी भी चीशी की टुकड़ियां लड़ने के लिए तैयार थीं और लिन फैंग के कुलीन सैनिकों का समूह दुश्मन सेना के अंदर अफरा तफरी मचा रहा था, ये कहना गलत नहीं होगा कि स्थिति पर उनका पूरा नियंत्रण था। आमने सामने की लड़ाई में दुश्मनों से लड़ते समय सबसे बहादुर सैनिक किसके पास होंगे? कौन सा पक्ष जीतेगा? लिन फैंग सेना के बीच से आगे बढ़ रहा था। जो भी लिन फैंग को रोकने की कोशिश करता वह जमीन पर एक और लाश बनकर रह जाता। हालांकि लिन फैंग अकेला नहीं था, वह अपने साथ आए कुलीन वर्ग के समूह से घिरा हुआ था। मो युए और ज़ू युए के बीच की लड़ाई जीत या मौत की लड़ाई थी। पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। लिन फैंग के पास कोई चारा नहीं था। उसे राजकुमारी दुवान शिनये को बचाने जाना ही था। दुवान शिनये का अपहरण तब हुआ था जब वह उसकी रक्षा कर रहा था। अगर उसे कुछ हुआ तो लिन फैंग को न केवल मौत की सजा मिलेगी, बल्कि यह लियू कैनलैन के लिए भी एक गंभीर दंड होगा। लिन फैंग को दुवान शिनये को बचाना ही था। लिन फैंग के बाईं ओर एक तलवार भी लगातार चमक रही थी और हर बार जब वह हिलती थी तो कोई न कोई मारा जाता था, जिससे उसका मालिक मौत के देवता जैसा दिखता था। उसकी तलवार लिन फैंग की तलवार से कहीं अधिक तेजी से चल रही थी। उसके हर वार न केवल तेज थे बल्कि कहीं अधिक शक्तिशाली भी थे। उससे निकलने वाली घातक ऊर्जा लिन फैंग द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा से कई गुना अधिक थी। ये स्पष्ट था कि इस तलवार के स्वामी ने अनगिनत रक्तपात देखे थे। लिन फैंग ने पीछे मुड़कर देखा तो वह युवक अपने दुश्मनों को काट रहा था और वह दंग रह गया। उस समय उस युवक का चेहरा किसी सुंदर लड़की जैसा नहीं था। वह एकदम निर्मल और भावहीन लग रहा था। उन्होंने शुद्ध सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे, लेकिन वे किसी मृत्यु देवता की तरह दिख रहे थे। ये स्पष्ट रूप से वे नाव जू ही थे, इसीलिए उन्हें स्वर्गीय अकादमी में इतना सम्मान और आदर प्राप्त था। वे नाव जू की सुंदर आंखें मृत्यु देवता की तलवार की तरह तीक्ष्ण थीं। क्षितिज पर एक खूबसूरत रोशनी आसमान को भरने लगी। दिन निकलने लगा था। दुवान रेन शहर के बाहर टूटे हुए हथियारों का सागर खून और लाशों के सागर में बदल गया था। ये शव अभी ताजे थे और शरीरों से लगातार खून बह रहा था, जिससे खून का सागर बन गया था। लिन फैंग तेजी से आगे बढ़ा और अपनी एक ही घातक तलवार से उसने अपने रास्ते में आने वाले 1 दर्जन सैनिकों को मार गिराया। हालांकि लिन फैंग बिल्कुल भी उत्साहित नहीं था। उसने युद्ध के मैदान में बिखरे अनगिनत शवों को देखा। उसका हृदय दुखी हो गया। ये युद्ध था और युद्ध के मैदान में उनके जीवन का कोई खास महत्व नहीं था, लेकिन किसी के लिए उनका जीवन मायने रखता था। वातावरण में एक गड़गड़ाहट फैल गई जो क्षितिज पर दूर किसी स्थान से आ रही थी। ये बिजली की कड़क थी, मानो आकाश अपना क्रोध बरसाता हुआ नीचे उतर रहा हो। वहां मौजूद सभी लोग सिर से पैर तक कांप उठे। सबने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और क्षितिज की ओर देखा। क्षितिज पर जहां से सूर्य उदय होना शुरू हुआ था, अब काले बादलों का एक विशाल सागर दिखाई दे रहा था।
ऐसा लग रहा था मानो उनके बीच कोई मानव आकृति प्रकट हुई हो, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। जैसे ही आकाश इन बादलों से ढक गया, युद्ध क्षेत्र में एक बार फिर अंधेरा छा गया। यह एक पूरी तरह से काले रंग के प्राणी जैसा दिखता था जो आकाश से मनुष्यों को तिरस्कार भरी निगाहों से देखता था। कितना भयानक है, लिन फैंग ने सोचा। जब उसने आकाश में काले बादलों का विशाल सागर देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बर्बरों का एक समूह मेरे मुंह से लड़ने की हिम्मत करता है। काले बादलों के सागर के बीच एक आकृति प्रकट हुई। तुरंत बाद उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और जमीन पर एक काली मुहर दिखाई दी। वह मुहर एक किले के आकार की थी। उसके भीतर एक मोटी, काली, घातक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी जो जमीन पर प्रहार करती और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देती थी। धरती बुरी तरह हिल रही थी। जू यू सेना के सभी सैनिकों के दिल भय से कांप रहे थे। उस हमले में जू यू के 1000 सैनिक मारे गए। एक ही हमले में 1000 जाने जा सकती थी। जू यू के ये सैनिक हमले को आते हुए देख भी नहीं पाए और कुचल दिए गए। उन्हें चीखने का भी समय नहीं मिला। हमले के परिणामस्वरूप जमीन पर एक विशाल काला गड्ढा बन गया। जू यू सैनिकों के सभी शव उस अंधेरे में गायब हो गए थे। इसके अलावा जो लोग हमले के करीब थे वे पुरुष और घोड़े तेजी से दूर जा गिरे। जू यू की सेना के चेहरे पीले पड़ गए। ये किस तरह का साधक था? इतने शक्तिशाली साधक के सामने उनका लड़ने का सारा साहस खत्म हो गया था। सभी लोग थम गए थे। जू यू की सेना रुक गई थी। मो यू की सेना भी थम गई थी। सभी ने अपने सिर उठाए और आकाश में उस काली आकृति को खाली निगाहों से घूर रहे थे। वह मो युए का एक अत्यंत शक्तिशाली साधक था। वह अकेले ही पूरी सेना का नाश कर सकता था। जब लिन फैंग ने वह चीख सुनी तो उसकी तलवार थोड़ी सी कांप उठी। रणनीति की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह इस स्थिति में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं ला सकता था। ऐसे शक्तिशाली कृषक के सामने जो युद्ध की पूरी दिशा को प्रभावित कर सकता था, वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने अपना बायां हाथ उठाया। लिन फैंग को अपनी कमजोरी से नफरत थी। वह न तो खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत था और न ही महाद्वीप को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली। वह काली हथेली निश्चित रूप से वास्तविक शुद्ध ऊर्जा रही होगी और साधक अवश्य ही जुवांची स्तर पर रहा होगा। वह शुद्ध ऊर्जा अत्यंत क्रूर थी। जुवांची स्तर का साधक शुद्ध ची और शुद्ध ऊर्जा पर निर्भर रह सकता है। ऐसा व्यक्ति आकाश को नियंत्रित कर सकता है और अपने शक्तिशाली हमलों से दुश्मनों को नष्ट कर सकता है। वह स्पष्ट रूप से जुवांची स्तर पर था और चूजान पेंग उसके जूतों के नीचे कुचली जाने वाली चींटी के समान था। जो आकाश को वश में कर सकता था और स्वर्ग से आक्रमण कर सकता था, वह कम से कम जुवांची स्तर के शिखर पर था। अफवाहें थी कि सबसे शक्तिशाली साधक आकाश में उड़कर अपनी इच्छा से लाखों लोगों को मार सकते थे। वे सभी अफवाहें सच थीं। ये साधना की दुनिया थी। शक्तिशाली साधक अपनी मर्जी से कार्य कर सकते थे। सैनिक, सम्राट, शासक, जब तक वे शक्तिशाली थे वे अपनी इच्छा अनुसार जीवन को नष्ट या बचा सकते थे। लिन फैंग भी अपनी साधना में उस मुकाम तक पहुंचना चाहता था। उसकी यह भी ख्वाहिश थी कि एक दिन वह बादलों के बीच उड़ सकेगा। वह इस सपने को साकार करने के लिए अथक प्रयास कर रहा था और ज्ञान प्राप्ति के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। उसका हृदय असीम महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं से भरा था। वह एक अधिक पर्वत के समान शक्तिशाली बनना चाहता था। लेकिन उस स्तर की साधना तक पहुंचने के लिए कितनी दृढ़ता, अनुभव और प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, यह कोई नहीं जानता था। उदाहरण के लिए, बादलों से उन पर नजर रखने वाला शक्तिशाली साधक आसानी से जू यू की सेना को नष्ट कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि जू यू की सेना का अंत होने वाला हो? लियू कांगलैन, तुम काफी समय से मेरी सेना का सामना कर रहे हो। मैं तुम्हारा आदर करता हूँ। तुम एक असाधारण व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें सम्मानपूर्वक मरने दूंगा। मैं तुम्हें अपनी जान लेने की अनुमति दूंगा। आकाश में मनराती काली आकृति लियू कांगलैन को घूर रही थी और उसकी आवाज किसी राजसी देवता जैसी थी। उसके सामने यहाँ तक कि सर्वोच्च पदस्थ सेनापति भी कुछ नहीं थे। लियू कांगलैन ने शांत और उदासीन भाव से अपना सिर उठाया। उसने आकाश में उस आकृति को देखा। फिर उसने जू यू की सेना को देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह शोक मना रहा हो। दो देशों के बीच युद्ध के दौरान सबसे शक्तिशाली कृषि विशेषज्ञों को शामिल होने की अनुमति नहीं होती है। यह उन नियमों में से एक है जिनका सभी देश सम्मान करते हैं। लेकिन आज आप आकर मेरी सेना पर दबाव डाल रहे हैं। क्या मैंने मौन सहमति दे दी है? लियू कांगलैन की आवाज दुख से भरी हुई थी। मो युए इस नियम का पालन तभी करेगा जब उसका इरादा सचमुच जू युए को जीतना हो। उस समय चाहे मो युए हो या जू युए, किसी के पास भी दूसरे को जीतने की शक्ति नहीं थी। इसलिए इस नियम को तोड़ा नहीं जा सकता था। बेशक एक अपवाद था, यदि एक पक्ष दूसरे के व्यवहार को स्वीकार कर ले। मैं स्वीकार करती हूँ। जब जू युए सैनिकों ने लियू कांगलैन की यह बात सुनी तो वे सभी गहरे दुख से भर गए। लिन फैंग तो अत्यंत दुखी था। राजकुमारी का अपहरण कर लिया गया था और दुवान तियानलैंड ने सेना में अफरा तफरी मचा दी थी। उसी क्षण लियू कांगलैन ने अपनी जान देने का फैसला कर लिया था। इस युद्ध ने अफरा तफरी मचा दी थी। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता था।